और मैं यानी अमरेंदु उपाध्याय। परिचर्चा पूरी सुनिएगा, इसको शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश साभार। तो पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक की तैयारी जोर शोर से हो रही है। माहौल ऐसा बन रहा है मानो फिर से बिहार से सिंहासन खाली करो की जनता आती है का नारा गूंजने वाला है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव देश के तमाम विपक्षी नेताओं के मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं। 23 तारीख को जब पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर होंगे तब देश में उनकी सत्ता को हिलाने के लिए बड़ी रणनीति बन रही होगी। जी हां, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विपक्षी मोर्चे की ये तैयारी भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए ही हो रही है। कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, उद्धव गुट, आम आदमी पार्टी, ऐसे तमाम दल बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी शासन में देश के लोकतंत्र और संविधान को चोट पहुंच रही है और उनकी रक्षा के लिए बीजेपी को 2024 में सत्ता से बाहर करना ही होगा। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सारे विपक्षी दल अपने छोटे मोटे मतभेदों और जरूरतों को किनारे रखकर साथ बैठ रहे हैं पटना में। और ऐसा नहीं है कि विपक्षी दलों ने पहली बार ऐसी कोशिश की हो। आप याद कीजिए 2019 में भी ऐसे प्रयास हुए थे, लेकिन तब कांग्रेस के तेवर अलग थे और राजनीतिक माहौल भी अलग था। मगर अब सारे विपक्षी दल कांग्रेस के नेतृत्व में साथ आने को तैयार हो रहे हैं और इसका काफी योगदान अगर देखा जाए तो वो राहुल गांधी को जाता है। उसी राहुल गांधी को जिन्हें बहुत से विपक्षी नेता परिपक्व नेता नहीं मानते थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस के कमजोर होने का ठप्पा भी लगा, लेकिन अब विपक्षी दलों की राय बदली हुई नजर आ रही है। आप याद कीजिए किस तरह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई दलों के नेताओं ने राहुल गांधी का साथ दिया, उनके साथ कदम से कदम मिलाए। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लगभग सभी जगह, सभी राज्यों में जहां जहां से ये यात्रा गुजरी, कांग्रेस के अलावा कई और दलों के नेताओं ने राहुल गांधी का साथ दिया। डीएमके, एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरएलडी, ऐसे कई दलों के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी की तारीफ की और भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर भी कई दलों के नेता श्रीनगर पहुंचे। और अगर गौर फरमाएं तो विपक्षी एकता की नींव शायद यहीं से पड़नी शुरू हो चुकी थी। इसके बाद अडानी के मुद्दे पर और फिर राहुल गांधी की सांसदी जाने के मसले पर सारे दलों में एकजुटता का बंधन होना शुरू हुआ, जिसे नीतीश कुमार ने फिर आकार देना यानी शेप देना शुरू किया। और अब सारे दल पटना में एकजुट हो रहे हैं। यहां से कोई बड़ा संदेश देश की राजनीति के लिए निकलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और खबर यह भी है कि इस बैठक में शामिल होने के लिए पटना आ रहे राहुल गांधी का पटना में रोड शो भी होगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद बिहार पहुंच रहे राहुल गांधी के भव्य स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में 70,000 स्क्वायर फीट का बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है। यानी बिहार से राहुल गांधी फिर देश की राजनीति में कोई नया धमाल करेंगे, ऐसा लग रहा है। तो एक तरफ राहुल गांधी हैं जो किसी पद पर नहीं है, संसद में नहीं है, फिर भी उन्हें लेकर इतना उत्साह देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रचार के बाद भी मणिपुर में जिस तरह विरोध हुआ, रेडियो ट्रांजिस्टर्स तोड़ डाले गए, आपने देखा, तोड़े गए। और इस कार्यक्रम के बहिष्कार की आवाज वहां के लोगों ने, मणिपुर के लोगों ने बुलंद की। उससे समझ में आ रहा है कि देश का माहौल कैसे बदल रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि देश के एक राज्य में पिछले 1.5 महीने से अशांति है, लोग चिंता और तनाव में जी रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी अमेरिका यात्रा की तैयारी में लगे हुए हैं। उनके पास मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है, लेकिन विदेश जाने का वक्त है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राजस्थान में जाट जनचेतना सम्मान समारोह में कहा है कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, देश जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका में ऐसा क्या रखा है? उन्होंने लोगों से बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हराने की अपील भी की है। सत्यपाल मलिक की मैं बात कर रहा हूं। कुल मिलाकर मणिपुर को लेकर के मोदी जी का विरोध बढ़ता जा रहा है, जो बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। वहीं किसानों और पहलवानों के मुद्दे पर भी बीजेपी से नाराजगी कल हरियाणा में सामने आई है, जब सिरसा में, जी हां, देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनकी जनसभा थी सिरसा में और उस जनसभा में कुर्सियां खाली पड़ी रहीं।
राजस्थान और पंजाब की सीमाओं से लगे सिरसा शहर में रैली का मकसद यही था कि यहां से एक साथ राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को साधा जाए, लेकिन बीजेपी इसमें बुरी तरह फेल नजर आई। बताया जा रहा है कि करीब 4000 कुर्सियां इस रैली स्थल पर लगी हुई थीं और वो भी नहीं भर पाई। 4000 लोगों के लिए वहां व्यवस्था थी, कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन वो भर नहीं पाई। लोगों को जबरन सभा स्थल तक ले जाया जा रहा था, सभा स्थल तक ले जाया गया और उसके बाद भी कुर्सियां अगर खाली पड़े तो आप समझ सकते हैं कि अब बीजेपी का जनाधार कहां जा रहा है। लोकसभा चुनाव से केवल 8 महीने पहले सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए ये खाली कुर्सियां अच्छे संकेत नहीं है दोस्तों। वहीं राहुल गांधी के रोड शो के लिए तैयारी, उनके जन्मदिन पर मोहब्बत की दुकान खोलकर शरबत पिलाना और विपक्षी जन्मदिन आज है राहुल गांधी का 53वां जन्मदिन आज राहुल गांधी मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहां यह है कि आज इस जन्मदिन पर कई विपक्षी दलों ने राहुल गांधी को सोशल मीडिया के जरिए या फोन के जरिए को बधाई दी हो लोगों ने, तो वो तो मैं सुनने नहीं गया, हम लोगों तक खबर नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए कई विपक्षी दलों ने राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। तो उनके जन्मदिन पर मोहब्बत की दुकान खोलकर शरबत पिलाना, क्योंकि देश के कई हिस्से में अभी काफी गर्मी भी पड़ रही है, शरबत पिला रहे थे लोग और विपक्षी दलों का एकजुट होना, ये सारी बातें बता रही हैं कि देश में बड़े बदलाव ने दस्तक दे दी है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट की शुरुआत करते हैं और चर्चा करेंगे कि क्या विपक्ष की आवाज बन गए हैं राहुल गांधी, क्या राहुल के कारण एक हो रहा है विपक्ष, और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी इस विपक्ष की धुरी बने तो कैसे बने। जो भारत जोड़ो यात्रा हमने देखी, क्या वहां से विपक्षी एकता की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। कई बार इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चूंकि अब विपक्षी दल पटना में बैठने जा रहे हैं और आज 19 तारीख है, राहुल गांधी का जन्मदिन है और आज से ठीक 3 दिन बाद चौथे दिन पटना में धमाल मचने वाला है। तो उस धमाल से क्या 2024 में विपक्षी एकता का कमाल नजर आएगा। और अभी तो राहुल गांधी के कमाल को देखते हैं, समझते हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। हमारे साथ इस वक्त देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। इधर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी। शकील जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय शंकर सिंह जी, वरिष्ठ और रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, आप सब उनसे भलीभांति परिचित हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सीधे इंदौर से। प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। कहीं मौसम बिगड़ा हुआ है, कहीं बारिश हो रही है, तो कहीं गर्मी है। लू से उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा लोगों की एक दिन में मौत हो जाती है। ये वही हिंदुस्तान है, और वो भी सिर्फ 2 जगह से ये खबरें हैं। ऐसी खबरें और भी छिटपुट खबरें कई जगह से आई होंगी, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान है, गुजरात है, जहां इस तूफान जो अभी तूफान बिपरजॉय अभी जो बीता है, गुजरा है, उसका कहर भी है। और दिल्ली में भी आज कल रात से बारिश हो रही थी, थोड़ी बहुत बारिश दिल्ली में भी हो रही है, दिल्ली NCR में भी मौसम बिगड़ा हुआ है। मौसम का हाल पटना में भी बिगड़ने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका में रहेंगे, कल अमेरिका की यात्रा पे रवाना होंगे, और उससे पहले इधर धमाल मचाने की तैयारी में विपक्षी दल हैं। राहुल गांधी के इर्द गिर्द क्या ये विपक्षी एकता की नींव जो है वो मजबूत हो रही है। लेकिन वहां जाएं उससे पहले राहुल गांधी के 2 बयान, 2 बाइट पुराने हैं, वो सुनाना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर और सीधे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास आना चाहूंगा। पहली बाइट आप राहुल गांधी के लिए आइए। और सबसे बड़ी बात, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो अपनी बातें रखी, और क्या यहां से अब इस विपक्षी एकता की नींव को मजबूत होते हुए हम देख रहे हैं। जरा लिंक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए जरा सुन लें। आप सब सुने हुए हैं, फिर भी सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। और मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं, पहले मैं उनसे यूं करता हूं, हाथ ऐसे रखते हैं। राहुल गांधी को वेव नहीं कर सकते, करना चाहते हैं मगर अलाउ नहीं है। मैं थोड़ा और करता हूं, फिर उनमें से 1-2 यहां से हाथ हिला के यूं कर देते हैं, और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। कभी कभी वो देख के ऐसे करते हैं,
बात नहीं कर सकते ना, आते नहीं है, मना है। मैं नफरत नहीं करता उनसे, विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं, मगर वो अच्छे लगते हैं मुझे, सारे जीव अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर जा रहे हो, उनके नेता कभी कहते हैं राहुल गांधी क्यों चल रहा है। ये मेरे दिमाग में था, थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा था ये मैं कर क्या रहा हूं, पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गले लग रहा हूं, क्या कर रहा हूं? और जवाब मिल गया। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। ये वो जगह है राजस्थान जहां पहली दफा राहुल गांधी ने इस बात को, इस कोट को जनता के बीच रखा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, और ये दुकान उन लोगों के लिए खोल रहा हूं जो नफरत और कैसे नफरत फैलाते हैं, कैसे राहुल गांधी को वेव करने से लेकर और ये कहते हैं कि कर क्या रहे हो तुम, ये तमाम बातें यहां रख रहे थे राहुल गांधी। राहुल एक बोल्ड चेहरा के रूप में, बोल्ड राजनेता के रूप में यहां उभरे, और इसके बाद परिस्थितियां कैसे धीरे धीरे बदली आप सबके सामने है। आज थोड़ा राहुल गांधी की चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आज राहुल गांधी का जन्मदिन है, लेकिन उससे ज्यादा जन्मदिन न होता तब भी आज चर्चा उनकी होती, इसलिए क्योंकि अब बहुत नजदीक है पटना का जो मैदान सज रहा है, और जहां पर विपक्षी एकता एक नहीं बल्कि 17, अभी तक 15 दलों की बात हो रही थी, अब 17 दल कंफर्म है, 17 दल वहां पहुंच रहे हैं, और 17,000 स्क्वायर फीट जगह में राहुल गांधी जो सदाकत आश्रम में जो राहुल कांग्रेस मुख्यालय है वहां पटना में बिहार का, वहां राहुल गांधी के स्वागत की तैयारी, और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का काफिला जैसे ही निकलेगा, राहुल गांधी पहुंचेंगे पटना एयरपोर्ट, वहां से उनका काफिला यहां तक पहुंचेगा, और उसके लिए रोड शो की तैयारी भी हो रही है। अभी वक्त है, 4 दिन का वक्त है अभी, वो सब भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन यहां राहुल गांधी क्यों, ये जो हम लिख रहे हैं राहुल गांधी का कमाल, ये क्यों आखिर विपक्षी एकता जो 2019 में नहीं बन पाई थी अब बनने की तैयारी में है। आपने सुना होगा, अभी एक न्यूज चैनल को कल से आज तक में 3, 4, 5 बार रिपीट कर चुके वो लोग एक इंटरव्यू, वो इंटरव्यू है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव से विपक्षी एकता की बात की जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि मैं पटना जा रहा हूं। जिनसे भी पूछिए, आप केजरीवाल की पार्टी से पूछिए तो वो भी कह रहे हैं कि पटना जा रहे हैं, आप केसीआर की पार्टी से पूछिए तो वो भी कह रहे हैं कि पटना जा रहे हैं, आप ममता बनर्जी से, इन सब का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस विपक्षी एकता में एक सूत्र में बंधने के लिए तैयार आज भी नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी आखिर पटना क्यों जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए इसी सवाल के साथ, और इसके इर्द गिर्द राहुल गांधी क्यों घूम रहे हैं। राहुल गांधी तो पटना में बुलाए नहीं, राहुल गांधी का इस ऐसे देखा जाए तो इस विपक्षी एकता से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि वो सूत्रधार नहीं है। सूत्रधार जो हैं वो हैं नीतीश कुमार और उनके साथी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तो यहां राहुल गांधी की चर्चा क्यों हो रही है? क्या राहुल गांधी की ये 4000 किलोमीटर की जो पदयात्रा है, वो यात्रा इन तमाम विपक्षी दलों के जो सुस्त पड़ा हुआ जो उनका शरीर था, मन था, उसमें जान फूंक दिया है? वो उस यात्रा के कारण जान आ गई है उनके सुस्त शरीर में और मन में। ये सब समझने की कोशिश करते हैं आज इस कार्यक्रम के जरिए। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, किस रूप में आप देखते हैं? सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। देखिए राजीव जी, आज में जो भारतवर्ष की परिस्थिति है, मेरे हिंदुस्तान की परिस्थिति है, और इस परिस्थिति को देखते हुए मैं कल्पना करता हूं कि ऐसा कौन आदमी होता, अगर वो जीवित होता तो आज वो क्या करता, और इस समय किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज देश के अलग अलग कोनों में जिस प्रकार से आग लगी हुई है, हमको महात्मा गांधी जैसे आदमी की आवश्यकता है। जहां पे अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो, वो वहां जाके खाट लेके लेट जाएं, भूख हड़ताल कर दें और कहें कि यहां अत्याचार होगा तो मैं भूखा रहूंगा, खाना नहीं खाऊंगा।
जहां बहुसंख्यकों पे अत्याचार हो वहां जाके वो लेट जाएं और भूख हड़ताल कर दें और कहें कि आग को बुझाओ और एक खून बहा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। इस प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि देश में मणिपुर में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, हर जगह धधक रही है आग। तो वास्तविकता में आज की तारीख में देखिए 3 प्रकार के लोग समाज में हैं राजीव जी। एक वो हैं जो कि लगी हुई आग को बुझाना चाहते हैं, उसमें पानी छिड़कना चाहते हैं। एक वर्ग ऐसा है जो देख के तमाशा देख रहा है, और तीसरा वर्ग ऐसा है जो लगी हुई आग में मिट्टी का तेल छिड़क रहा है। आज चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो ये समझती है कि अगर तटस्थ भाव से, जैसे कौरव के समय में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, कौरव और पांडव चुपचाप देखकर खड़े रहे थे, तटस्थ रहे थे, दंड मिला था। आज के तारीख में या तो आप उधर खड़े हो जाइए जो कि आग में मिट्टी का तेल छिड़क रहे हैं, या उधर खड़े हो जाइए जो कि जलती हुई आग को बुझाना चाह रहे हैं। वास्तविकता में ये जो मीटिंग हो रही है पटना में राजीव जी, ये उन लोगों की मीटिंग है जो कि देश में शांति चाहते हैं, जो देश में ट्रैंक्विलिटी चाहते हैं, जो देश में मलहम लगाना चाहते हैं। अगर अखिलेश यादव इसमें नहीं गए, अगर इसमें अरविंद केजरीवाल नहीं गए, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये वो लोग हैं जो तटस्थ हैं, और इतिहास उनका भी लिखेगा जो तटस्थ रहे। इतिहास फिर लिखा जाएगा इनके बारे में, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन देखेगी कि जब देश में धार्मिक और जातीय विद्वेष फैलाया जा रहा था, आग में मिट्टी का तेल छिड़का जा रहा था, कौन से ऐसे लोग थे जो देश में जली हुई आग को। और मैंने राजीव जी एक बार कहा था, जब आपने कहा था कि पटना के अंदर कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, मेरी दिली इच्छा है पाटलिपुत्र के जनता को, जिसने देश का इतिहास हमेशा लिखा है, मैं पाटलिपुत्र की जनता के हाव भाव को पढ़ना चाहता हूं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि ये बिहार जैसी पवित्र भूमि, पाटलिपुत्र जैसी पवित्र भूमि, जिसने संग्रामों को जन्म दिया है, जिसने जयप्रकाश के आंदोलन को जन्म दिया है, जिसने देश को दिशा दिखाई है, मैं बिहार के जनता का ये मनोभाव देखना चाहता हूं कि क्या वो पूरी तरह से आग बुझाने वालों के साथ है, और राहुल गांधी को जो वो रिस्पांस देंगे और राहुल गांधी का जिस प्रकार से स्वागत करेंगे। राहुल गांधी को पदयात्रा करनी चाहिए, वहां पे मीटिंग करनी चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, और मैं ये नब्ज उस दिन पहचानूंगा कि क्या हार्ट रेट है, क्या पल्स रेट है। पटना की उस दिन की जो पब्लिक रैली होगी या जो उद्बोधन होगा, लेकिन राहुल गांधी को और विपक्ष को जनता के बीच में जाना होगा। हाथ न उठाएं या उठाएं, मैं जनता की प्रतिक्रिया को और उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के उस दिन आपको बता दूंगा कि 2024 में राजीव जी क्या होने वाला है। पटना 23 तारीख और रैली को पढ़ के बता देंगे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी की 2024 में क्या होने जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ वहां से निकल कर तो आएगा ही आएगा, लेकिन क्या राहुल गांधी विपक्षी एकता की धुरी के रूप में उभर के आए हैं? आखिर विपक्षी नेताओं और खासकर ऐसे नेता जो कतई नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करें, उनके लीडरशिप को स्वीकार करें। हालांकि अभी भी कोई नहीं कह रहा है कि आप राहुल गांधी की लीडरशिप को स्वीकार कीजिए, लेकिन ये ताकत कहां से आई? क्या राहुल गांधी की पदयात्रा से ये ताकत दूसरे नेताओं में भी आई है? समझना चाहते हैं, क्योंकि पदयात्रा को बहुत नजदीक से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी देखे थे जब ये यात्रा इंदौर से गुजरी थी, और जबरदस्त भीड़ थी। इंदौर, मालवा और निमाड़ का वो जो जगह, वो जो एरिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और खासकर कहा जाता है कि बीजेपी का, आरएसएस का गढ़ है। लेकिन उस गढ़ में राहुल गांधी की यात्रा में जितनी भीड़ थी, रात के वक्त भी उसके चश्मदीद हैं आप डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। इसलिए भी आपसे समझना चाहता हूं कि क्या एक हिम्मत जो विपक्षी दलों में आई, वो हिम्मत राहुल गांधी की पदयात्रा से आई, ये माना जाए? राहुल गांधी का जो अभी एक जो अब डायलॉग की तरह लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, और उसकी हर तरह से उसका नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, लेकिन वो कहां उन्होंने कहा था वो अभी आप लोगों ने सुना। इससे पहले एक भाषण राहुल गांधी का और भी था, 2 अक्टूबर 2022, और जगह जो है वो है कर्नाटक, और जहां तक मुझे याद आ रहा है मैसूरू शायद था। वहां उन्होंने वो भाषण भी सुनाऊंगा थोड़ी देर में,
जब पानी में भीगते हुए राहुल गांधी ने भाषण दिया था कर्नाटक में और पोस्टर बॉय बन गए थे राहुल गांधी, और उसके बाद आज कर्नाटक उनकी झोली में है, यानी कांग्रेस की झोली में है। तो क्या राहुल गांधी की इस हिम्मत से कि 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा राहुल गांधी जैसा नेता भी कर सकता है, जिसको चांदी के चम्मच से कहते थे पैदा हुआ, चांदी सोने के चम्मच से पैदा हुआ इंसान है, परिवारवाद और क्या क्या ठप्पा लगाते थे, लेकिन उसी पदयात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी को एक दलित अध्यक्ष भी मिलता है, 80 साल का तजुर्बेदार अध्यक्ष भी मिलता है, नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये भी राहुल गांधी के कारण ही होता है। क्या इस विपक्षी एकता की तरफ अगर बढ़ा जाए तो क्या आप मानते हैं कि सब कुछ कहीं ना कहीं इर्द गिर्द है राहुल गांधी के? किस रूप में आप देखते हैं? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं आया, नहीं आया। आपका ऑफ दिखा रहा है, ऑफ ही दिखा रहा है, थोड़ा शायद दोबारा रिकनेक्ट कर लीजिए। तब तक आता हूं प्रशांत टंडन जी के पास आता हूं, तब तक आप रिकनेक्ट कर लीजिए। प्रशांत जी, सेम सवाल के साथ आपके पास, आप भी यात्रा में रहे हैं और बहुत नजदीक से आपने देखा है, और यहां से लेकर के आप श्रीनगर की यात्रा में भी थे, समापन पे भी थे, हम साथ साथ थे, उस हिसाब से भी आपसे समझना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी की पदयात्रा और इधर विपक्षी एकता, और उसमें क्या ये पदयात्रा या राहुल गांधी जो हम लिख रहे हैं, राहुल का कमाल पटना से मचेगा धमाल, क्या ये वही कमाल है जो एक सूत्र में बांध रहा है विपक्षी दलों को? जी राजीव जी, आज अगर हम, क्योंकि राहुल गांधी का जन्मदिन भी है और पटना की तैयारी हो रही है, राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा से लौट रहे हैं, जहां भी उन्होंने भी कई जगह बहुत अच्छे एंगेजमेंट किए हैं, तो ये मौका है कि जरा राहुल गांधी के जीवन में झांका जाए कि ये कितनी चुनौतियां, और हम सब लोग, शकील जी यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों ने राजनीतिज्ञों के जीवन को बहुत करीब से देखा है अपने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के दौरान। मुझे नहीं लगता कि इतना व्यक्तिगत चैलेंज, इतनी परीक्षाएं किसी और राजनेता ने दी होंगी। यानी अगर आप उनका छात्र जीवन देखें तो वो भी बहुत ही असामान्य था। वो दून स्कूल में पढ़ रहे थे तब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, वो ग्रेजुएशन कर रहे थे तब राजीव गांधी की हत्या हो गई, वो हार्वर्ड में अमेरिका गए तो वहां सिक्योरिटी थ्रेट मिला, उनका कॉलेज बदला गया, फिर फाइनली उन्होंने इंग्लैंड से ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में किया, प्राइवेट कंपनी में लंदन में काम किया, जो मॉनिटर ग्रुप में जो की कंसल्टिंग कंपनी थी, अपनी एक टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग कंपनी भी खोली। उसके बाद 2004 में जब राहुल गांधी राजनीति में आते हैं, क्योंकि बहुत असामान्य उनका छात्र जीवन था, सिक्योरिटी की वजह से, 2 परिवार में हत्याओं की वजह से, तो उनके कोई जाहिर सी बात है कि बहुत दोस्त नहीं होंगे। उनके जो नए दोस्त बने उसमें ज्योतिराज सिंधिया थे, सचिन पायलट थे, जितिन प्रसाद थे, मिलिंद देवरा थे, और मैं तब से राहुल गांधी को, उन दिनों मैं भी पार्लियामेंट कवर करता था, तब से मैं राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को देख रहा हूं 2004 से। और राहुल गांधी जिस वक्त पॉलिटिक्स में आए, लोगों ने उनको सर आंखों पे लिया। मुझे याद है कि मैं टीवी चैनल में संपादक था जब वो मुंबई गए और उन्होंने एटीएम से पैसे निकाले, वहां पे लोकल ट्रेन में चले, जबरदस्त फैन फॉलोइंग, और वो उस यात्रा की कवरेज में सभी टीवी चैनल को, हमारे टीवी चैनल को भी, लेकिन सभी टीवी चैनल को बहुत बढ़िया टीआरपी भी आई। इसी दौरान 2010 में राहुल गांधी न्यामगिरी कर जाते हैं। देखिए, 2 बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, न्यामगिरी, भट्टा परसौल और भारत जोड़ो यात्रा।
राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन के दो बड़े पड़ाव हैं, जिसमें 2 मिनट में अपनी बात में राजीव जी कहूंगा। जब वो न्यामगिरी जाते हैं और न्यामगिरी जाने के बाद वो कहते हैं कि जो जमीन एक्वायर की गई माइनिंग के लिए, उस पर पहला हक आदिवासियों का है जिनकी जमीन है, उड़ीसा के न्यामगिरी में। और वेदांता ग्रुप, अनिल अग्रवाल के वेदांता ग्रुप की माइनिंग की लीज कैंसिल हुई वहां पे पर्यावरण कारणों की वजह से। उसके बाद वो किसानों के मामले पर भट्टा परसौल जाते हैं जमीन अधिग्रहण बिल के विरोध में। और ये 2 मामलों के बाद राहुल गांधी के ऊपर हजारों करोड़ का एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उनको बदनाम करने का। वहां से वो चैलेंज शुरू होता है और वो चलता है, अभी तक चल रहा है, आज तक वो चलता है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक नए राहुल गांधी के रूप में इमर्ज हुए, क्योंकि उनका जनसंपर्क हुआ। वैचारिक दृष्टि से मैं उनको 2004 से देख रहा हूं, उनका वैचारिक दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब जो 2004 से लेकर अब तक मैंने देखा राहुल गांधी की जो जद्दोजहद है, वो ये है कि कांग्रेस इस बीच, इंक्लूडिंग मैं राजीव गांधी का भी नाम लूंगा यहाँ पे, उसके बाद से राइट टू सेंटर की तरफ चली गई। सेकुलरिज्म के रास्ते से भी आंशिक तौर पे हटी और आर्थिक नीतियों पे भी वो प्रो रिच, यानी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, वो उन्होंने अमीर गरीब की खाई बढ़ाई और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी हुई जिससे कि जो पहले से अमीर थे, जो पहले से समाज के और आर्थिक की पायदानों के ऊपर लोग थे, उनको फायदे हुए। राहुल गांधी कंसिस्टेंटली इस इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ रहे अपनी ही पार्टी के, और ये जद्दोजहद उनकी लगातार चलती रही कि पार्टी को वहां ले जाएं जहां इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस थी। और यही वो दौर था राजीव जी, जब कांग्रेस का जनाधार खिसकता गया, समाज का वंचित वर्ग है, माइनॉरिटीज है, वो कांग्रेस से दूर होते गए। बावजूद इसके कि सत्ता में 2 बार आए, लेकिन समाज का वंचित वर्ग कांग्रेस से दूर होता गया। क्षेत्रीय पार्टियां उभरी और उन्हीं पार्टियों को उन वंचित समाज के वोट मिलने लगे। लेकिन राहुल गांधी का ये वैचारिक दृष्टिकोण कंसिस्टेंट आज भी है। तो ये राहुल गांधी की बड़ी उपलब्धि है और इसका बहुत भयंकर विरोध है, पार्टी में विरोध है। G23 जिसको हम जानते थे, वो राहुल गांधी की इन्हीं नीतियों के खिलाफ था। परिवारवाद या ये सब तो कैमोफ्लेज था, हाथी के बाहर के दिखाने के वाले दांत थे। असली जो G23 के पीछे ताकत थी, वो कॉर्पोरेट सोच वाली ताकत थी और राहुल गांधी की आर्थिक नीतियों के खिलाफ वो G23 बना था। और आज भी अगर कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर राहुल गांधी का विरोध होता है तो इसी वजह से होता है। तो ये तो राहुल गांधी की अब तक की यात्रा तो चल रही है। अब उस दौरान आप देखिए कि राहुल गांधी के जो तमाम सारे दोस्त थे वैचारिक, सब ने साथ छोड़ा। ज्योतिराज सिंधिया ने साथ छोड़ा, जितिन प्रसाद ने साथ छोड़ा, सचिन पायलट कितना है कितना नहीं है मैं नहीं कह सकता, मिलिंद देवरा कितना है कितना नहीं है नहीं कह सकता। तो जिन लोगों को राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया वो भी नहीं चले साथ में। अब राहुल गांधी, जाहिर सी बात है कि अमेरिका में जब वो एंगेजमेंट कर रहे थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वो ग्लोबल लेवल की बात कर रहे थे। उनकी वो जो परिपक्वता है, जो इतने साल के अनुभव, और खुद राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी जितनी पिटाई हुई है किसी की नहीं हुई है और पिटाई से मैंने सीखा है। तो इस संघर्ष में राहुल गांधी ने बहुत सीखा है और इसी विचारों के वैक्यूम से अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जैसे नेता पैदा होते हैं। तो अब पटना में राहुल गांधी का जो अब विपक्षी दलों का जो साझा एक विचार बन रहा है, वो वही विचार है जो जनता के प्रति जवाबदेही का, लोकतंत्र को और मजबूत करने का,
सेकुलरिज्म के सिद्धांत का, इन्हीं विचारों पर के इर्द गिर्द जो है वो विपक्षी एकता का जो है वो तंबू तनेगा पटना में। 63% लोग आज भी, राजीव जी, 2019 में भी पुलवामा बालाकोट के बावजूद 63% लोगों ने सेकुलरिज्म और समाजवाद को वोट दिया है। भले अलग अलग पार्टियों को वोट दिया है, लेकिन जो उनका वोट है वो सेकुलरिज्म और समाजवाद को वोट है। और यही पटना का कनेक्टिंग थ्रेड होगा। राजीव जी, पटना का की जो बैठक है, उस बैठक से क्या कुछ निकल के आता है वो हम देखेंगे, लेकिन क्या ये बैठक ऐसे ही होने जा रही है? क्या इस बैठक के पीछे राहुल गांधी का हाथ है? ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी कैसे पोस्टर बॉय बन गए? राहुल गांधी कैसे तमाम विपक्षी दलों के मन में भी छा गए और फिर एक सूत्रधार के रूप में नीतीश कुमार आगे आते हैं और अब विपक्षी एकता कहीं न कहीं आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और पटना में 23 तारीख को जो बैठक होने जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। 17 दलों के नेता वहां पहुंच रहे हैं और वहां जब विपक्षी दल के नेता होंगे, एक साथ एक मंच पर बातें करेंगे, आगे के एजेंडे को तय करेंगे, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से दूर अमेरिका में जो बाइडेन के साथ डिनर करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन अमेरिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ भी लेकर आए, यहां उनको हटाने की तैयारियां हो रही होंगी उसी वक्त पटना में। और ये हटाने की तैयारियों में विपक्षी एकता जो है, क्या उसकी धुरी के रूप में राहुल गांधी हैं? राहुल गांधी को पहले, उनकी यात्रा से पहले विपक्ष के नेता भी नेता मानने के लिए तैयार नहीं थे। आप याद कीजिए कि सोनिया गांधी से मिल लेते थे लोग, लेकिन राहुल गांधी से मिलना पसंद नहीं करते थे, जिसमें ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी का विलय तृणमूल कांग्रेस पार्टी में कर देना चाहिए। आधिकारिक बयान था ये, आप लोग याद कीजिए। तो अब क्या परिवर्तन आया कि ममता बनर्जी भी पटना पहुंच रही हैं और राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं? क्या परिवर्तन आया कि अखिलेश यादव भी वहां पहुंच रहे हैं और केजरीवाल भी पहुंच रहे हैं और वहां केसीआर भी पहुंच रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी पहुंच रहे हैं, तमाम नेता पहुंच रहे हैं वहां पे। क्या ये एक कॉन्फिडेंस राहुल गांधी के कारण आया है? राहुल गांधी में भी एक कॉन्फिडेंस आया और उनका कॉन्फिडेंस कैसे धीरे धीरे बढ़ता गया कर्नाटक से लेकर के। हालांकि अभी खबर आ रही है कि केसीआर नहीं जा रहे हैं। ये मुझे भी बहुत वो नहीं लग रहा था कि केसीआर जाएंगे। अभी मुझे बताया जा रहा है कि केसीआर नहीं जा रहे हैं। चलिए केसीआर को कट कर देते हैं। क्या केजरीवाल भी नहीं जाएंगे? देखते हैं 23 तारीख तक। लेकिन आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास पिछले सवाल के साथ में, और आऊं उससे पहले थोड़ा आपके पास, यानी कि इंदौर में राहुल गांधी के पहुंचने से पहले जब राहुल गांधी कर्नाटक मैसूरू में उन्होंने जो भाषण दिया था बारिश में भीगते हुए, उस भाषण के कुछ अंश को देख लेते हैं और फिर सीधे आपके पास आऊंगा। देखिए जरा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली, क्योंकि यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का डीएनए है। और बीजेपी ने भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हर चीज में 40% कमीशन लेते हैं और 13,000 स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि 40% कमीशन उनको देना पड़ रहा है। ना प्रधानमंत्री ने कार्रवाई की, ना चीफ मिनिस्टर ने। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे व्यापारियों का, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। पूरा का पूरा फायदा चुने हुए 2-3 बड़े उद्योगपतियों को मिल रहा है। एक तरफ बेरोजगारी तो दूसरी तरफ महंगाई। बीच में कर्नाटक और हिंदुस्तान की जनता, गरीब जनता पिस रही है। जितनी भी नफरत, जितनी भी हिंसा ये करेंगे, हम हिंदुस्तान को जोड़ेंगे। आप इतनी दूर से चले, बारिश में आप आज यहाँ खड़े हो, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो प्रकाश जी देख रहे थे आप, राहुल गांधी भीगते हुए भाषण दे रहे हैं। कितने नेताओं को आपने देखा भीगकर भाषण देते हुए? शायद बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। लेकिन एक नेता
न सिर्फ भीगते हुए भाषण दे रहा है, बल्कि आप अगली तस्वीर अब थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, श्रीनगर की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, जहां बर्फ गिर रही है और राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, ठंड में ठिठुरते हुए भाषण दे रहे हैं। वो तस्वीर भी हम लोग देख चुके हैं। सीधा आपके पास आना चाहता हूं, क्या विपक्षी एकता धुरी के रूप में राहुल गांधी का पदार्पण हुआ, और वो भी इस यात्रा के कारण विपक्षी दलों में एक कॉन्फिडेंस आया राहुल गांधी के कारण, और वो भी कि पैदल चल रहे हैं और ये नेता बन गया है। ये नेता ऐसा बना है कि खुली चुनौती दे रहा है बीजेपी को, आरएसएस को, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, नफरत के खिलाफ तमाम बातें कर रहा है, और जो भी बात कह रहा है कर रहा है वो डंके की चोट पे कर रहा है। जो लोग दुम दबाकर बैठे हुए थे वो भी अब बाहर निकल के आ गए हैं, वो भी बोलने लगे हैं। जो लोग अभी तक सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं बोलते थे, वैसे विपक्षी दल भी अब सुगबुगाहट उनके अंदर शुरू हो गई है। कुछ उनके बारे में अखबारों में छपने भी लगी हैं खबरें जो बिल्कुल नहीं छप रही थी। तो क्या कुछ परिवर्तन की धुरी के रूप में राहुल गांधी है यहाँ पे? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, यह ख्याल उनके दिमाग में आया, इतना यही काफी नहीं था हिम्मत के लिए। उस यात्रा को अंजाम तक पहुंचाना, उस यात्रा को करना, बारिश में, ठंड में, गर्मी में, कोहरे में, उस यात्रा को निरंतर जारी रखना, यह कमाल था। हमारे अधिकांश नेता जो हैं वो इस तरह की मेहनत नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि किसी दलित के घर पे जाएंगे, होटल से मंगाया हुआ खाना खा लेंगे और कहेंगे देखिए हम कितने दलित प्रेमी हैं। आपने देखा होगा कि कैसे हमारे गृह मंत्री और दूसरे कई बड़े नेता इस तरह दलितों के यहाँ, आदिवासियों के यहाँ जाते हैं और अब वे कहते हैं कि देखिए हम कितना उद्धार करना चाहते हैं, हम तो सबको बराबर समझते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा में ऐसा कुछ भी नहीं किया। रूटीन में चले, जो व्यक्ति मिला उसे गले लगाया, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, समाज के बहुत सारे वर्ग के लोगों से वो मिले, और लोगों ने जो रिस्पांस उनको दिया उससे न केवल राहुल गांधी में विश्वास आया, आत्मविश्वास आया, बल्कि पूरे देश के लोगों को राहुल गांधी के प्रति विश्वास की वापसी हुई। जब कांग्रेस यूपीए की सरकार थी 2 टर्म, तब लोगों को भरोसा था कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे जिससे मार्जिनल आदमी, सीमांत व्यक्ति को कोई परेशानी होगी। जो योजनाएं बनाई गई, चाहे मनरेगा हो या दूसरी योजनाएं, शिक्षा का अधिकार हो, सारी योजनाएं उसी वक्त बनी थी। निर्मल भारत, स्वच्छ भारत हो गया, आप सारी बातें देख लीजिए, लेकिन वो सारी योजनाएं उसी दौर में बनी थी। शिक्षा का अधिकार दिया गया, सूचना का अधिकार दिया गया। वो अधिकार जो लोगों को ने मांगे नहीं थे, कोई आंदोलन नहीं होता कि हमें सूचना का अधिकार चाहिए, लेकिन यूपीए की सरकार ने वो अधिकार दिए। और ये भी कहा जाता है कि उन अधिकारों के कारण ही कांग्रेस को फजीयत का सामना करना पड़ा, यूपीए की सरकार को फजीयत का सामना। वो आत्मविश्वास उस व्यक्ति में हो सकता है जो अपने मन से बिल्कुल पाक साफ हो। अगर आपके मन में मलिनता होगी तो आप इस तरह के ख्यालात कभी ला नहीं सकते, कोई हिम्मत ऐसी नहीं कर सकते जो राहुल गांधी ने की। और पटना में 23 तारीख को जो सभी विरोधी दल मिल रहे हैं बहुत सारे, और उसका नेतृत्व तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो ये भी याद दिला दूं आपको कि ये राहुल गांधी की मंशा थी, वरना लोग तो चाहते थे कि राहुल गांधी इस तरह की बैठक का नेतृत्व करें, लेकिन उन्होंने ये मौका नीतीश कुमार को दिया है ताकि ये बात न कही जाए कि राहुल गांधी इस तरह के नेतृत्व करना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में वो गुजरात बार बार नहीं गए, हिमाचल प्रदेश गए ही नहीं, एक ही बार गुजरात गए। उनका लक्ष्य चुनावी बिगुल बजाना, चुनाव में वोट मांगना नहीं रहा, ये बात स्पष्ट है। अब पटना में क्या होने वाला है, ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि पटना में बहुत सारे नेता आएंगे जो राहुल गांधी को चाहते हैं मन से, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं राहुल गांधी की आगे आने से उनकी सत्ता खतरे में न पड़ जाए। ये खतरा उन्हें नजर आता है। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो या केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो या स्टालिन हो, इन सबको लगता है कि कहीं कांग्रेस वापस मुख्य सफे पे आ गई तो वो हाशिए पर न धकेल दिए जाएं। सीताराम येचुरी हो, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य, इन सब लोगों को लगता है कि अगर राहुल गांधी मुख्य सफे पे आ गए तो उन्हें हाशिए पर जाना पड़ेगा और ये उनकी राजनीति के लिए बड़ा खतरा होगा, ऐसा उन्हें लगता है। एक और बात है, जो ममता जी, अभी आपने उनके एक बयान का जिक्र किया कि वो किस तरह की बातें कर रही थी।
जो ममता बनर्जी कांग्रेस के बारे में इसे असम्मानजनक शब्द बोलती थी, उन्हें यह लगता है कि कहीं अगर कांग्रेस और वामपंथी मिलकर बंगाल में चुनाव लड़ेंगे तो ममता बनर्जी का क्या होगा, उन्हें असुरक्षा की भावना है। केजरीवाल बीजेपी से डरे हुए हैं, सीबीआई से डरे हुए हैं और ईडी से डरे हुए हैं। उनकी चिंता है कि क्या करूं मैं कि अगर ये लोग आ गए तो मेरी राजनीति कहीं खतरे में न पड़ जाए, कांग्रेस मुख्य सफे पे आ गई। अभी भी केजरीवाल जिस तरह से कांग्रेस की जगह अपने आप को रिप्लेस करने की सोचते हैं वो काफी हद तक चर्चा में है और केजरीवाल ने खुद अपनी विश्वसनीयता खो दी है। लेकिन इन सारे नेताओं को राहुल गांधी के साथ आना, पटना में नीतीश कुमार की बुलाई बैठक में जाना, इन सब की मजबूरी है कि राहुल गांधी ने जो चमत्कार दिखाया, जो कमाल दिखाया है, उससे ये लोग हतप्रभ हैं। इन्हें विश्वास नहीं था कि राहुल गांधी इस तरह से फिनिक्स की तरह वापस आएंगे और एक तरह से वापस भारत की राजनीति में मुख्य धारा में मुख्य स्थान पर ध्रुव तारे की तरह या धूमकेतु की तरह आएंगे। इनमें से किसी को अंदाज नहीं था। उन्हें लगा कि वे जो राजनीति कर रहे हैं वही सर्वोच्च है और सब ये सब क्षेत्रीय क्षत्रप है। जितने भी लोग आ रहे हैं आप देखेंगे कि ये सब क्षेत्रीय क्षत्रप है, चाहे ममता बनर्जी हो या उद्धव ठाकरे हो, केजरीवाल हो, सोरेन हो, स्टालिन हो, ये सब क्षेत्रीय नेता हैं। कांग्रेस के विशाल बहुमत के सामने, कांग्रेस को मिले 12 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के सहयोग के बाद इनमें से किसी की भी हैसियत उसका 20% से अधिक नहीं है। तो इन लोगों की मजबूरी है कि ये राहुल गांधी के कमाल के आगे नतमस्तक हों और सोचें कि राहुल गांधी की सदाशयता का उपयोग, राहुल गांधी की उदारता का उपयोग किस तरह 2024 के चुनाव में करें। इन सब लोगों के मन में कोई पवित्र भाव राहुल गांधी के प्रति हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी के विदेश में होने के कारण बैठक 12 के बजाय 23 को हो रही है। राहुल जिस दिन मैं फिर कहूंगा कि अमेरिका जा रहे हैं वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी की जगह कोई भी प्रधानमंत्री होता, XYZ होता, तो वो वहां जाके अमेरिका में बात करता जो बाइडेन से। तो नरेंद्र मोदी यहाँ गौण है, लेकिन राहुल गांधी जब अमेरिका गए तो वो राहुल गांधी गए थे, जो एक सांसद भी नहीं है, जो मंत्री नहीं है, जो प्रधानमंत्री नहीं है। तो एक साधारण व्यक्ति का, साधारण नागरिक की अमेरिका में यात्रा, अमेरिका में उस व्यक्ति का स्वागत, उस अमेरिका में एक नेता का खुलकर लोगों से बातचीत करना, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। और हमारे प्रधानमंत्री के साथ तो बहुत सारे IFS अधिकारी होंगे, बहुत सारे दूत होंगे जो उन्हें मार्गदर्शन देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ किया वो खुद के बूते पे किया, वो अपनी फोर्स खुद है। तो प्रधानमंत्री से उनका कोई जोड़ नहीं की जा सकती। एक तरफ सत्तारूढ़ के, अगर प्रधानमंत्री कहीं भी जाएंगे तो प्रधानमंत्री ही होंगे। तो राहुल गांधी ने अमेरिका में जो छाप छोड़ी, अमेरिका में जो डंका बजाया और अमेरिका में जो उन्होंने कहा, वो न केवल भारत के लोगों ने सुना बल्कि दुनिया के लोगों ने सुना। और ये अच्छी बात है कि अमेरिका में उसके अच्छे प्रतिध्वनियां सुनाई दे रही है कि राहुल गांधी ने वहां जाकर क्या कहा, उसकी प्रतिध्वनियां क्या है। भारत को लोग बेहतर तरीके से जान रहे हैं और समझ रहे हैं और उसका अच्छा नतीजा ये निकलेगा कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत सारे ऐसे काम जो वे अब तक करते आए हैं वे शायद आगे न करें। राजीव जी, बिल्कुल, भारत का प्रधानमंत्री कोई भी होता आप कह रहे हैं तो अमेरिका जाता ही, क्योंकि ये बायलैटरल मीटिंग है दोनों देशों की। और 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं। जो बाइडेन जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से पहली बार अमेरिका की यात्रा पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन उससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री होता तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मणिपुर जल रहा है उस पर भी कुछ बात तो करता ही। लेकिन क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं? मणिपुर पे चुप्पी साधे हुए प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी या कोई भी ABC प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, इतने बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, ये शोभा नहीं देता है। कुछ तो बोलिए प्रधानमंत्री जी। खैर, और कई लोग बोलते हैं, उन सबकी आवाज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि कुछ तो बोलिए कि आखिर चुप्पी, आपकी चुप्पी का कारण क्या है? लोग जानना चाहते हैं कि मणिपुर बर्बाद हो रहा है, जल रहा है और आप चुप हैं क्यों? अमेरिका जा रहे हैं, वहीं से बोलिए, कहीं से भी बोलिए। वहां आप डायस्पोरा के लोगों से मिलेंगे, इंडियन सिटीजन्स जो वहां हैं उनसे मिलेंगे, आप उनके बीच बोल दीजिए, लेकिन बोलिए कि क्यों चुप हैं।
आना चाहता हूं विजय शंकर सिंह जी आपके पास और आपसे समझना चाहता हूं विपक्षी एकता और विपक्षी एकता की बात पैरेलल चलेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां योगा करते रहेंगे, तब भी यूएन हेडक्वार्टर में योगा का कार्यक्रम है और 21 तारीख को 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, उस दिन से लेकर के और अभी आज से तो हमने शुरुआत कर ही दी है, हम लोग भी लगातार चर्चा कर रहे हैं, पैरेलली हम भी चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने की चर्चा, अमेरिका, इधर विपक्षी एकता की चर्चा और उसके साथ साथ मणिपुर की चर्चा ये कर रहे हैं। मणिपुर अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है जिसको जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहिए, लेकिन सरकार की चुप्पी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए, अपने नुमाइंदे, अपने कलीग जो उनके गृह मंत्री हैं उनको उन्होंने भेजा, लेकिन उनके जाने के बाद भी वहां कुछ नहीं हुआ, कोई शांति नहीं स्थापित हो पाई। तो ये भी सोचने की बात है। मगर हम इधर जब विपक्षी एकता की तरफ आते हैं तो क्या आपको भी लगता है कि विपक्षी दल अब ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं? 2019 की तुलना में 2023 में जो विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, यहां कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा मजबूत है। कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कितना विपक्षी एकता जो है वो मजबूती के साथ आगे ये बढ़ेगी। लेकिन एक बात जो यहां देखने वाली है कि कांग्रेस के साथ 5 ऐसे राज्य हैं जहां विपक्षी एकता ऑलरेडी है, जिसमें देख लीजिए बिहार है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और एक राज्य है, मैं अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो 5 राज्य मैं याद कर लेता हूं। ये 5 राज्य हैं जहां ये विपक्षी एकता है। किस रूप में देखा जाए, क्या कांग्रेस एक धुरी के रूप में यहां ऑलरेडी आ चुकी है? क्या राहुल गांधी उसमें बहुत बड़े कहें कि एक मोबिलाइजर कह लें या कहें कि लोगों में एक उत्साहवर्धन उन्होंने ऐसा किया पैदल यात्रा चल के कि उसके कारण किस हिसाब से इस विपक्षी एकता को मजबूत आंका जाए? मतलब इनका जो गठबंधन होने जा रहा है वो मजबूत गांठ है, बिल्कुल फेविकोल के जोड़ से भी ज्यादा मजबूत गांठ। इस रूप में देखा जाए, कैसे देख रहे हैं आप? और उसमें क्या कांग्रेस यहां पर कुछ कमाल करती हुई दिखाई दे रही है? रूप से कांग्रेस विपक्षी धुरी बन चुकी है और आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति और होगी इस विपक्षी एकता को कायम रखने। 12 तारीख की मीटिंग पोस्टपोन होकर 23 तारीख को आयोजित हुई, इसका कारण राहुल गांधी जी की अनुपस्थितता थी और अब वो 23 तारीख को पटना आएंगे और पटना में एक रोड शो होगा। रोड शो अपने आप में एक लोकप्रियता का प्रमाण होता है, एक इससे ज्यादा इस बात का प्रमाण होता है कि उनकी स्वीकृति कैसी है। आप अगर 2014 के बाद देखिए तो एक तयशुदा रणनीति के तहत कांग्रेस के खिलाफ तो अभियान चलाया गया, राहुल गांधी के खिलाफ अभियान चलाया गया था। वो अभियान इसलिए चलाया गया था कि कांग्रेस ने केवल राहुल गांधी को ही लेकर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये लगता था कि ये दिए गए तो फिर इन्हें कांग्रेस को रोकना संभव नहीं होगा। कांग्रेस के साथ चाहे गांधी परिवार का जो भी नाम आप रख लें, परिवारवाद कह लें, जो भी कह लें, वही रद्दी है और उसी ताकत को उन्होंने कमजोरी के रूप में दिखाने के लिए राहुल गांधी पर तमाम तरह तरह के मीम्स सेल में हमले किए, कई कहानियां गढ़ी गई, कभी नशेड़ी बताया गया, कभी पता नहीं अमेरिका में कहीं पकड़े गए थे, उसको अटल जी ने छुड़वाया, कहीं। विजय शंकर जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनके पास आऊंगा, जैसे कनेक्ट होते हैं, थोड़ा उनका नेटवर्क भी डाउन है, लेकिन यहां सीधे स्टूडियो में आना चाहता हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और इधर स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं शकील अख्तर जी। शकील अख्तर जी, आपके पास आना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि किन किन लोगों ने राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं। हालांकि अब राहुल गांधी ने भी धन्यवाद दे दिया है अपने जन्मदिन पे, तमाम जो लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। तो एक नाम उसमें, शकील अख्तर जी, एक नाम उसमें दिखाई नहीं दे रहा था, ममता बनर्जी का, लेकिन अभी देख रहा हूं कि ममता बनर्जी ने भी राहुल गांधी को हैप्पी बर्थडे कह दिया है। तो कहीं ना कहीं ये हैप्पी बर्थडे जो है ये आगे भी बढ़ने वाला है, हैप्पी की तरफ बढ़ने वाला दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ
केरल एक राज्य है जो मैं भूल रहा था कि गठबंधन ऑलरेडी जिन जिन राज्यों में है उसमें केरल भी एक राज्य है, जो 5 राज्य जो महत्वपूर्ण राज्य मैं कह रहा था। देखिए बिहार है जहां 40 सीटें हैं, उसके बाद महाराष्ट्र है 48 सीटें, तमिलनाडु 39 सीट्स, केरल 20 सीट, जम्मू कश्मीर 5 सीट, झारखंड, जम्मू कश्मीर में भी ऑलरेडी मान लीजिए कि वहां गठबंधन है ही कांग्रेस का इन लोगों का, और झारखंड 14 सीट। 166 सीटें ऐसी हैं शकील अख्तर जी जहां ऑलरेडी गठबंधन है। 166 सीटें जहां कांग्रेस का ऑलरेडी गठबंधन है 543 में से। ये जो आंकड़ों का खेल है इस पे और सीटों के आधार पे, इस पे बाद में पहले भी कह चुका हूं, बाद में इसी अगले 2-3 दिनों में हम लोग और चर्चा करेंगे। और दूसरा एक आंकड़ा और रखना चाहता हूं, 159 सीटें ऐसी हैं जहां ये गठबंधन को लेकर के थोड़ा सा जो परेशानियां चल रही हैं। उसमें उत्तर प्रदेश है 80 सीटें, पश्चिम बंगाल जहां 42 सीटें हैं, दिल्ली के केजरीवाल साहब जहां 7 सीट और कहते हैं कि आप दिल्ली भी मत लड़िए कांग्रेस के लोगों, और न ही पंजाब लड़िए जहां 13 सीटें हैं। तो दिल्ली और पंजाब मिला के 20 सीट, और तेलंगाना में 17 सीटें। ये 159 सीटें, 159 सीट्स जहां मामला गड़बड़ है। यानी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली पंजाब में केजरीवाल साहब और तेलंगाना में केसीआर साहब। 159 सीटें। तो ये इसलिए ये आंकड़ा रख रहा हूं, 166 ऑलरेडी पैक्ड है। 166 से कांग्रेस की गिनती शुरू हो रही है शकील अख्तर जी। अगर देखें तो यहां से कांग्रेस की गिनती शुरू हो रही है कि भाई हमारा तो 166 सीटों पे ऑलरेडी गठबंधन है, अब आपको आगे बढ़ना है तो बढ़िए। और इसमें राहुल गांधी बहुत मजबूती के साथ अब सियासी मैदान में हैं। यहां से कहां आप देखते हैं विपक्षी एकता को? देखिए राहुल जी, अभी हम देख रहे थे कि विपक्षी दलों की आवाज़ जो है वो राहुल बन गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि राहुल दरअसल विपक्षी दलों की आवाज़ तो बने ही हैं, राहुल इस वक्त भारत की जनता की आवाज़ बन गए हैं। और ये सबसे बड़ी बात है। आप देखिए कि पिछले 9 साल में जो राहुल गांधी भी कहते हैं कि हमारे देश में हुआ क्या, हमारे देश में जो सबसे ख़राब बात हुई, सबसे परेशानी वाली बात हुई, वो ये है कि सारी संवैधानिक संस्थाएं जिन पे हमें नाज था, जिन पे हमें गर्व था, वो धीरे धीरे ढहने लगी। कोई भी संवैधानिक संस्था ऐसी नहीं है जिस पे दबाव नहीं पड़ा हो, और उन दबाव के आगे हमारी संवैधानिक संस्थाओं की हालत इस वक्त बहुत ख़राब हो चुकी है। हमने पहले भी कहा, आज फिर हम इस बात को दोहराते हैं कि पाकिस्तान और हम साथ साथ आज़ाद हुए, लेकिन इस बात को पाकिस्तान ने भी स्वीकार किया, माना कि हम में और हिंदुस्तान में जो एक चीज़ सबसे बड़ा अंतर डालती है, जिसने सबसे बड़ा फ़र्क डाला, वह है भारत में संवैधानिक संस्थाओं का विकास और उनका मजबूत होना, और जो हम नहीं कर पाए। आप देखिए मीडिया यहाँ पे, न्यायपालिका यहाँ पे, कार्यपालिका यहाँ पे, सब चीज़ों पे इतना दबाव पड़ा कि आज कोई भी कुछ ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं है। लोग इनकी तरफ उम्मीद से देखते हैं, मगर ज़्यादातर निराश ही होते हैं। मगर इन 9 सालों में एक ही चीज़ ऐसी थी जिस पर सबसे ज़्यादा दबाव पड़ा, और जो न टूटा, न झुका, न डरा, और वह था राहुल गांधी। राहुल गांधी इन 9 सालों में हमेशा जनता के बीच रहे, उसकी आवाज़ उठाते रहे। और अभी आप जिस भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर रहे थे, उस भारत जोड़ो यात्रा को शुरू करने से पहले जब भी इस तरह के संशय की बातें थी, भ्रम की बातें थी, राहुल ने कहा था, एक छोटी मीटिंग में कहा था, जिसमें कई भी नेता थे, कि कोई आए या ना आए, मैं अकेला चलूंगा, भारत जोड़ो यात्रा होगी। और अभी आप जो मैसूर का बता, बारिश हो रही थी, उसमें भी राहुल ने कहा कि यात्रा नहीं रुकेगी, यात्रा चलती रही। तो ये जो राहुल का निश्चय है, उनका जो कॉन्फिडेंस है और अपने के प्रति उनका जो समर्पण है, वही आज उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। और इसीलिए देश की जनता भी उन पर यकीन कर रही है, और इसीलिए विपक्षी दल जो हैं वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अब हम सबको राहुल के साथ मिलकर मोदी जी से लड़ना है।
क्यों लड़ना है? क्योंकि सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मोदी जी की हैट्रिक हो गई तो जिन संस्थाओं का हम जिक्र कर रहे थे, जिनकी हालत खस्ता हो चुकी है, जो बहुत झुक गई हैं, वो संस्थाएं फिर बचेंगी या नहीं बचेंगी। आज की स्थिति यह है कि जो आप जिक्र कर रहे थे कि केसीआर वहां नहीं जा रहे हैं, तो केसीआर के नहीं जाने का कारण क्या है? केसीआर डर गए। आज तेलंगाना में केसीआर की हालत बहुत अच्छी नहीं है, जो आज से 2 महीने पहले थी। उसके बाद लगातार केसीआर का जो है ग्राफ नीचे गिरता चला जा रहा है। तो आज केसीआर वहां नहीं जा रहे हैं, लेकिन केसीआर अगर वहां नहीं जा रहे हैं तो उसका मैसेज क्या है वो शायद केसीआर नहीं समझ रहे हैं। उसका मैसेज बड़ा क्लियर है कि अगर आप विपक्ष के 17 दलों के साथ नहीं है, 16 दलों के साथ नहीं है, तो आप मोदी जी के साथ हैं। क्या केसीआर इसके लिए तैयार है? जगन मोहन रेड्डी नहीं है इसके लिए तैयार, पटनायक नहीं है इसके लिए तैयार। आज मोदी जी जो एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके साथ कोई नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सबको लग रहा है कि अब मोदी जी जो है जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो एनडीए के पार्टनरों को तो छोड़िए, बीजेपी और आरएसएस के लिए भी समस्या बन गए। आज वो और अकेले वो, सिर्फ उनका नाम आता है। बीजेपी में से भी किसी का नाम नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा अमित शाह जी का नाम आता है। आप देखिए कि अभी आप कह रहे थे कि अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो वो अमेरिका जाने से पहले एक अपील करता मणिपुर के लिए। हम तो यह कहते हैं कि अगर वाजपेयी जी भी होते तो वो पहले मणिपुर जाते। अभी जैसा आप बता रहे थे, सतपाल मलिक ने कहा क्या रखा है अमेरिका में, हमारे लिए मणिपुर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मणिपुर जाते। और हम आपको बताएं कि अभी 10 तारीख से 10 जून से मणिपुर के 10 विपक्षी दलों के नेता यहां आए हुए हैं, जिनमें 4-4 बार के मुख्यमंत्री रहे नेता भी शामिल हैं, वहां के विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल हैं, और वो प्रधानमंत्री मोदी जी से एक अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं। और अभी भी उनको उम्मीद थी कि अमेरिका जाने से पहले मोदी जी उनसे मिल लेंगे। और उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी, ऐसी समस्या आई थी वाजपेयी जी के टाइम में मणिपुर में, और वाजपेयी जी ने हमें 2 बार मिलने के लिए बुलाया, उन्होंने अपील जारी करी, और आज मोदी जी उनसे मिल ही नहीं रहे। आज हालत मणिपुर की क्या है इसको दोहराने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है कि कितनी गंभीर स्थिति है। और जो अभी कांग्रेस के महासचिव वेणुगोपाल ने कहा, वो सही कहा कि मोदी क्यों खींचना चाहती है, अभी आप कह रहे थे, तो उसका सिंपल कारण है, कोई बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, नफरत और विभाजन की राजनीति को बढ़ाना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम लोग मीडिया के लोग कहना नहीं चाहते, मगर सरकार वो कर रही है तो कहना पड़ता है कि अमेरिका में जब मोदी जी जाएंगे तो क्या आप सोचते हैं कि वहां 253 से ज्यादा, 253 से ज्यादा चर्च जलाने के मामले में उनसे सवाल नहीं होंगे? प्रेस उनसे सवाल कर नहीं सकती, प्रेस से वो मिलते नहीं हैं। जो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 2 देशों के, जब राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, उसके बाद वो नहीं करवाते हैं, उसको भी वो कैंसिल करवा देते हैं। लेकिन जब बाइडेन प्रशासन के साथ अंदर बात होगी, वहां के अफसरों से बात होगी, खुद बाइडेन के साथ 1 to 1 बात होगी, तो क्या ये बात नहीं होगी? बाइडेन आज दुनिया के सबसे अनुभवी नेता हैं, उन्होंने सबके शासनकाल देखे हैं। हमारे देश में उन्होंने नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक, इंग्लैंड के, यूरोप के सब शासनकाल देखे, उन्हें राजनीति की सब समझ है। वो क्या मोदी जी से अंदर कुछ बातें नहीं करेंगे? हमारे लिए समय कोई बहुत अच्छा नहीं आने वाला है, हम बड़ी समस्या में घिरे हुए हैं। और इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान ये है कि हमारे प्रधानमंत्री अपनी जो समस्याएं हैं देश की, उन पे कालीन न डालें, उन्हें छुपाए नहीं, बल्कि उनके बारे में खुल के बातें करें। और आज वो करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन जिस आप 23 तारीख का जिक्र कर रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है। और उसमें होगा क्या, जैसा कि आपने हेडिंग में भी लिखा कि पटना से मचेगा धमाल। पटना से पूरे देश में और देश के साथ बाहर भी जाएगा, उससे हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हमारे देश में एक सीधा मैसेज जाएगा कि सारे विपक्षी दल एक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भारत की डेमोक्रेसी पे खतरा लग रहा है। वो भारत की डेमोक्रेसी को, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए एक हो रहे हैं।
और वो जो नैरेटिव बनेगा वो मोदी के सारे नैरेटिव पे भारी पड़ जाएगा। जनता इस बात को समझेगी कि इतने दल जो आपस में लड़ रहे थे वो एक साथ खड़े क्यों हुए हैं, और जब वो खड़े हुए हैं, जो आप बता रहे थे कि 163 से तो शुरुआत हो रही है, 166 से शुरुआत हो रही है, और जिन 5 राज्यों का आप जिक्र कर रहे थे उसके बाद ये संख्या मिला के 300 से ऊपर जा रही है। तो अगर इतनी सीटों पे समझौता हो गया, और समझौता 350-400 से कम पे नहीं होने वाला है, तो फिर नीतीश कुमार की बात सही हो जाएगी कि अगर 350 से ऊपर सीटों पे हम समझौता करने में सफल हुए तो हम मोदी जी को 100 के अंदर रोक देंगे। तो 23 तारीख की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इसीलिए आपने कहा कि अभी केजरीवाल जाएंगे या नहीं पता नहीं, ठीक है न जाएं। अगर केजरीवाल नहीं जाएंगे तो फिर सीधा संदेश जाएगा कि केजरीवाल मोदी जी के साथ है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो हुई है वो तीसरे मोर्चे की बात खत्म हो गई, और ये बहुत अच्छा हुआ। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोर्चा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत, दूसरी उनके विपक्ष की ताकत, जिसका नेतृत्व आप चाहे राहुल गांधी को दें, चाहे नीतीश कुमार तेजस्वी को दे, चाहे शरद पवार को दे, चाहे सबको मिला जुला दे। तो 2 ताकतों के बीच ये सीधी सीधी लड़ाई है, और 2 ताकतों के बीच लड़ाई होने में सब कुछ साफ हो जाएगा, और निश्चित ही रूप से ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी जो 1-to-1 फाइट 350 और 400 सीटों पे होगी। जी राजीव जी। 166 से कांग्रेस की गिनती शुरू हो रही है। 166 सीट्स जहां पे ऑलरेडी कांग्रेस का गठबंधन है। 6 राज्य हैं, 6 राज्य में एक राज्य और जोड़ रहा हूं, वो जम्मू कश्मीर है। उसके अलावा जो 5 राज्य हैं उसमें बिहार है, उसमें तमिलनाडु है, उसमें झारखंड है, उसमें महाराष्ट्र है, केरल है। ये 5 और एक जम्मू कश्मीर, ये इन सब के अगर आंकड़ों, इन सब के लोकसभा की सीटें आप जोड़िए तो 166 सीटें होती हैं, जहां कांग्रेस ऑलरेडी गठबंधन में है। जहां गठबंधन में जो परेशानियां आ रही हैं वो जो राज्य हैं उसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां 80 सीटें हैं। उसके अलावा 42 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल है। ऐसे 7 सीटों के साथ दिल्ली और 13 सीटों के साथ पंजाब है, जिस पर पूरा का पूरा कब्जा रखना चाहती है केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। इसलिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल के जो एक विधायक साहब हैं उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस ये दोनों राज्य छोड़ दे, हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या इन शर्तों के साथ विपक्षी जो हैं एकजुट होंगे, विपक्षी एकता बनेगी? और ऐसा ही हाल उधर तेलंगाना में केसीआर का है। केसीआर को डर लग रहा है। आज राहुल गांधी का जन्मदिन है और आज ही के दिन केसीआर की पार्टी से कई बड़े बड़े नेता जो हैं वो निकल करके और कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आज की खबर बता रहा हूं, और ऐसी बहुत सारी खबरें, बहुत सारे ब्रेकिंग्स जो हैं तेलंगाना से आने वाली हैं। तो क्या डर है केसीआर को भी कि कांग्रेस बहुत तेजी से तेलंगाना में मजबूत हो रही है और 1-to-1 फाइट है इस बार? बहुत सारी बातें हैं। आना चाहता हूं एक बार, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं विजय शंकर सिंह जी, और चूंकि वो अपनी बात रख रहे थे, जरा उनकी बातों को समाप्त करते हैं और फिर आते हैं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास में। सिंह साहब, एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहां रख रहे थे, और खासकर आपको क्या लगता है पटना से सचमुच एक चुनौती देती हुई विपक्षी पार्टियां नजर आ रही हैं? मुझे लगता है कि पटना से विपक्षी पार्टियों की चुनौती होती है, ये बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती लंबी चलेगी, और ये शुरुआत है। 23 तारीख को जो कुछ भी होगा, चाहे अरविंद केजरीवाल उस पर जाते हैं या नहीं जाते हैं, केसीआर जाती है नहीं जाते हैं, लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं जिनकी चर्चा अभी कर रहे थे, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, यहाँ के जो विपक्षी नेता हैं, इनका एक साथ मिलना और एक साथ इकट्ठा होना निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है, और ये बीजेपी की चुनौती महंगी पड़ेगी। जी, बीजेपी को ये चुनौती बहुत महंगी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका से इजिप्ट जाएंगे, इजिप्ट से लौटकर 25 तारीख को जब लौटेंगे, 20 से 25 तक लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान से बाहर हैं, लौटेंगे, तो कई सारी चुनौतियां प्रधानमंत्री का यहां पीछा करेंगी, इंतजार कर रही होंगी। जिसमें से एक चुनौती तो सामने है, वो मणिपुर है, जिसके बारे में अभी तक उनकी चुप्पी एक रहस्य बनी हुई है। रहस्यमयी चुप्पी क्या कुछ कहती है ये हम समझेंगे। लेकिन इधर पटना से जो बाउंस मिलने जा रहा है, खासकर राहुल गांधी को और विपक्षी दलों को, वो क्या कुछ देता है, वो भी उसका इंतजार करेगा प्रधानमंत्री के लौटने का। क्या यहां से
पटना में जो कुछ होने जा रहा है उससे अमलेंदु उपाध्याय जी, आप भी देखते हैं कि एक बहुत जबरदस्त चुनौती यहां से नजर आ रही है। और खासकर यहां कांग्रेस को कहां पे आप देखते हैं, राहुल गांधी को कहां देखते हैं? राहुल गांधी की पदयात्रा क्या सबसे बड़ी सफलता है इस पूरे के पूरे यात्रा के बाद से? जो विपक्षी दल, विपक्षी एकता, एकजुटता जो भी कह लें, और उसमें भी ममता बनर्जी का सामने आना। अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले राहुल गांधी को विश किया है। सुबह से खोज रहा था कि ममता बनर्जी ने विश नहीं किया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले विश कर दिया ममता बनर्जी ने भी। तो ममता बनर्जी का बाहर आना और राहुल गांधी को जिनको कहा जा रहा था कि आप कांग्रेस का विलय टीएमसी में कर लीजिए, क्या कहेंगे अमलेंदु जी? देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पे ये जो विपक्षी दलों का जुटान हो रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए तो परेशानी बढ़ेगी। और ये भी बात सही है कि राहुल गांधी जो है वो केंद्र में आते जा रहे हैं, और अब जो भी जमावड़ा होगा, जो मोदी जी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी मोर्चा बनेगा, उसके केंद्र में निश्चित तौर पे होगी तो कांग्रेस ही। अब इस मोर्चे में कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता है, वो एक अलग का मसला रह जाएगा कि कोई कौन कौन जो है वो राहुल गांधी के पास सचना चाहेगा और कौन कौन जो है वो मोदी जी के साथ जाना चाहेगा। तो यानी अब देश की राजनीति जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो दो ध्रुवीय तो बन चुकी है। एक पोल पे नरेंद्र मोदी है और दूसरे पे, तो अब ये बाकी के जो क्षेत्रीय सत्र पर इन सबको तय करना है कि इनको किस तरफ जाना है। तो अब जिसको अपनी राजनीति ठीक करनी होगी, और जो हर एक की अपनी अपनी राजनीतिक गलत होता है, हम लोग एक विश्लेषक की हैसियत से सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो जो राजनेता है वो अपनी हैसियत से सोचता है कि उसे पॉलिटिक्स में करना क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आगे जाके क्या क्या करना है, उसकी कहाँ कहाँ नसें दबी हुई हैं। हम लोग को वो सब भी नहीं पता होता है कि उसकी नसें कहाँ दबी हुई हैं, लेकिन उसे मालूम है कि उसकी नसें कहाँ कहाँ दबी हुई हैं, इलाज भी उसका कौन कर सकता है सही तरीके से, तो अपने इलाज को देखते हुए होता है। हम लोग जो सोचते हैं वो सोचते हैं कि देश का इलाज किस तरीके से हो, उनका सोचना होता है कि उनका इलाज जो है वो किस तरीके से ठीक ठाक रहेगा। तो बहुत सी चीजें जो है वो उस पर निर्भर करती हैं। लेकिन राहुल गांधी अब जो है निश्चित तौर पर केंद्र में आ गए हैं, और सारे जो विपक्षी दल हैं उनको भी अब ये तय करना उनकी मजबूरी हो गई कि अब उनको रहना किधर है। मतलब ये नहीं चल सकता है कि आप इधर भी जाएं उधर भी जाएं, फिर कहें कि हम तीसरा मोर्चा भी बनाएंगे। उस तीसरे मोर्चे की हवा तो नीतीश कुमार ने सबसे पहले जाकर के निकाल दी कि भैया कोई तीसरा मोर्चा नहीं होगा, जो भी होगा वो अब दो ही मोर्चे हैं, चाहे आप मोदी जी के साथ रहिए और चाहे जो है आप अब रहिए इस मोर्चे में। तो अब मुझे लगता है कि इस पर बात आगे बढ़ेगी, और जो भी क्षेत्रीय दल है, बहुत सी हो सकता है कि लोगों के निजी स्वार्थ आड़े आ रहे हों, कुछ समीकरण भी ऐसे वहाँ जरूरी नहीं है कि वहां हो गठबंधन। अब जैसे तेलंगाना का ही मसला है, केसीआर अगर नहीं आते हैं तो बल्कि अच्छा ही है अगर केसीआर नहीं आते हैं, क्योंकि केसीआर अगर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता बनाएंगे, तो ये तेलंगाना के हिसाब से अच्छा हो सकता है। और दूसरी तरीके से जो वहां जो नए अब जो समीकरण बन रहे हैं तेलंगाना के अंदर, तो वो कांग्रेस को बहुत ज्यादा मजबूत करने वाले हैं। जिस तरीके से अमित शाह जी जाकर के आंध्रा में मिले चंद्रबाबू नायडू से, और उसके तुरंत बाद जो वाईएसआर पार्टी के जो नेता हैं जगनमोहन रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री हैं आंध्रा की, उनकी एक सख्त जो टिप्पणी आई, और उससे पहले जो उनकी बहन है शर्मिला जो भी पार्टी चला रही है, वो जाकर के डी के शिव कुमार से मिलती हैं, तो वो सारी नहीं है। तो तेलंगाना की जो है राजनीति हो रही है, तो वो वहां केसीआर परेशान करने वाली है, और केसीआर ने जो रास्ता वहां बनाया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो वो उसके लिए दिक्कत देने वाली चीज है। तो अब केसीआर को लग रहा है कि अगर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तो हो सकता है कि उनको कुछ नुकसान हो जाए। अब ये उनका अपना सोचना होगा। लेकिन कुल मिलाकर राजीव जी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो बड़े राज्य हैं और जहां गठबंधन होना चाहिए और जहां से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जानी है, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां कोई इस तरीके का गठबंधन बनता है कि नहीं बनता है, और वहां जो है वो मोर्चा ठीक ठीक कायदे का बनता है कि नहीं बनता है। उसमें खासतौर से उत्तर भारत के जो दो है, यूपी और बिहार, इनके अंदर जो है कोई अगर अच्छा गठबंधन बनता है तो भारतीय जनता पार्टी की आधी कमर तो निश्चित तौर पर यहीं से छूट जाएगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में एक मजबूत गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनने जा रहा है। इसलिए आप देख रहे होंगे भारतीय जनता जिस तरीके से पैर फैलाने की कोशिश कर रही है दक्षिण भारत में, और छोटे छोटे दलों से भी जाकर के बातचीत कर रही है। उत्तर प्रदेश बिहार में भी जो है वो छोटे जो है जिनकी एक एक स्तर की हैसियत है, उनसे भी जब बातें हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये निश्चित तौर पर समझ रही है कि यहाँ दिक्कतें बढ़ने जा रही हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में ये जो नया विपक्षी गठबंधन तैयार हो रहा है इससे। तो अब इससे जो है वो दबाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही नहीं,
खासतौर से जो यहाँ के विपक्षी दल है उनके ऊपर भी एक तरीके का दबाव है कि अब उनको भी तय करना उनकी मजबूरी हो जाएगा कि अब उनको रहना किस पाले में है। तो अब जैसे आप अखिलेश यादव की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि उनके सामने भी अब ये प्रश्न है कि अगर आप नहीं विपक्षी गठबंधन के साथ जाते हैं तो ये समझ लिया जाएगा कि आप चाहे खुले तौर पे और चाहे अंदरूनी तौर पे आप जो मदद भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं, ये आरोप लगना शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस इस आरोप को लगाए या नहीं लगाए, जो इस बात को अगर कहना शुरू कर देगी तो दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। मुझे लगता है कि इसलिए अखिलेश यादव जो है वो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और वो जा रहे हैं उसमें। मुझे लगता है कि वो मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी उत्तर प्रदेश के अंदर भी बढ़ेगी निश्चित तौर पर। मायावती जी भी आ जाएंगी तो और अच्छी बात होगी, वो भी आ जाए उसमें। अभी तो अब तक सूचना नहीं है कि वो जा रही है, नहीं जा रही है कि अलग से कोई बात होती तो आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन कुल मिला के राजीव जी जो परिस्थितियां हैं वो बड़े राज्य जो है उनमें अगर स्थिति बनती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठबंधन होता है मजबूत तरीके का, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी वाली चीज है। अब अमेरिका में जाकर के मोदी का नारा लगवाने से यहां सरकार थोड़ी बन जाएगी। भाई भारत में सरकार तो भारत की जनता बनाएगी। अमेरिका में मोदी का नारा लगाने वाले वो जो है वो, या जैसे मैंने पहले कहा था, तो 250 रुपए की शील्ड जो है वो ले लेने से वो यहाँ सरकार थोड़ी बन जाएगी। तो यहाँ सरकार यहाँ की जनता बनाएगी। अब यहाँ की जनता क्या सोच रही है, आप जो जहां वायदा करके आए थे कि मणिपुर को आप, मतलब उनका वायरल हो रहा है प्रधानमंत्री का वीडियो जो है सोशल मीडिया पे मणिपुर के चुनाव के दौरान, कि पहले की सरकारों ने मणिपुर को छोड़ दिया था एक तरफ कोने में। अब आपने क्या किया वहां मणिपुर को, यानी आप पूरा चुनाव में लड़ते रहे कर्नाटक का, वो चुनाव ही निकल गया। उसके बाद चुनाव के बाद वहां सरकार भी बनी, सब कुछ, लेकिन आपको अभी तक फुर्सत नहीं मिली है कि आप जाकर के जो है वो किसी भी तरीके से मणिपुर की समस्या की तरफ ध्यान दें। आपका गृहमंत्री भी नहीं जा रहा है, मतलब गृहमंत्री पंजाब में जाकर के भाषण दे रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था खराब हो रही है और मणिपुर की तरफ ध्यान नहीं है आपका। तो ये सारी चीजें निश्चित तौर पर उठेंगी और यही जो है वो सारी चीजें यहाँ के चुनाव में भी अब निश्चित तौर पर बनेंगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होगी। अब उत्तर प्रदेश में जो है कल एक खबर थी कि बलिया में जो है वो 72 घंटों में 54 लोग जो एक ही अस्पताल में मर गए। इससे पहले योगी जी का बयान जो था वो वायरल हुआ था कि अब तो उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है, चूंकि यहाँ नगर निकायों में जो है उनकी बहुमत हो गया था नगर निगमों में। तो अब लोग सवाल कर रहे हैं कि ये ट्रिपल इंजन की कैसी सरकारें हैं कि उड़ीसा में जो है वो 3 ट्रेनें भेज जाती है, मणिपुर जल रहा है 45 दिन से, और उत्तर प्रदेश में एक ही अस्पताल में जो है वो 54 आदमी जो है वो मर जा रहे हैं लू से। तो ये सारी चीजें यहाँ निश्चित तौर पर मुद्दे बनेंगे। और राहुल गांधी का सबसे बड़ा योगदान जो इस विपक्षी एकता के अंदर है राजीव जी, वो यही है कि राहुल गांधी ने एक तो जो जनता के मुद्दे थे उसको सतह पर ला दिया। अब उन मुद्दों पर चुनाव होता है नहीं होता वो एक अलग का मसला है, लेकिन फिलहाल वो मुद्दे जेरे बहस हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूर है उन मुद्दों का किसी न किसी तरीके से जवाब देने के लिए और उनकी काट निकालने के लिए। उसके ऊपर एक दबाव है और विपक्षी दलों के ऊपर भी एक दबाव है, खास तौर से कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ईमानदारी के साथ अगर कोई मोर्चा बनाना है या मोर्चा नहीं बनाना है, आप ईमानदार है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी भी तरीके से प्रयास करने के लिए, तो आपको जनता के मुद्दों की बातें करनी होंगी, जनता के सवालों को उठाना होगा। तो ये दबाव उनके ऊपर भी है। तो इसीलिए अब जो बिहार से जो शुरू होगा 23 जून को, इत्तेफाक की बात यह है कि 23 जून 3 और 2 5 होता है, और जो जेपी का आंदोलन हुआ था 5 जून 1974 का उनका जो वहां का भाषण है वो भी 5 जून होता है। तो मतलब जून 5 और जून 23 कुल मिलाकर के अंकगणित के हिसाब से भी जो है, जो न्यूमरोलॉजी कहलाती है उसके हिसाब से भी जो है नई जो है वो दिशा का संकेत राजीव जी निश्चित तौर पर देखा जा सकता है। वो बात अलग है कि वो 74 था और ये जो है वो 23 चल रहा है, लेकिन वो समय बदलता है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सी चीजें एक तरह की एक जैसी हुआ करती हैं। तो निश्चित तौर पर ये कुछ ना कुछ बदलने वाला है और राहुल गांधी पटना जब पहुंचेंगे वहां से निश्चित तौर पर एक नया संकेत जो है वो जाएगा। लोग यहाँ भली बातें करते हैं, अब दबाव बनाने की राजनीति हो सकती है अपनी केजरीवाल की, और ये भी हो सकता है केजरीवाल मन से चाहते हो कि कांग्रेस ना आए, हम जो है वो दोनों मोदी जी के और छोटे मोदी जो कहलाते हैं दोनों मिलकर हिस्सा बांट करें। तो अभी वो स्थिति अभी बनी नहीं है कि दोनों जो है आपस में मिलकर कुछ बात कर सकें, नुकसान पहुंचा सकते, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने की स्थिति भी अब नहीं रहेगी, क्योंकि जनता के सामने चीजें जो है वो स्पष्ट हो रही है कि कौन नुकसान पहुंचाने के मकसद से है और कौन जो है वास्तव में मोदी जी को हटाने के मकसद से, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के मकसद से है। तो इसलिए अब जो 23 जून का है उससे कुछ ना कुछ निकल के तो निश्चित तौर पर आएगा, भले ही बड़ी घोषणा ना हो, लेकिन रूपरेखा एक लाइन जो है वो निश्चित तौर पर तैयार हो जाएगी 2024 में जाना किस रास्ते पे रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 23 जून 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या 23 जून को विपक्षी, चलिए मान लिया 17 दल एक साथ आ गए,
तो ये 17 दल मिलकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को चुनौती देने में कामयाब हो पाएंगे? क्या लगता है आपको प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कामयाबी मिल पाएगी अगर एकजुट हो गए ये सब? तो देखिए राजीव जी, एक शिक्षक के रूप में मैं सारे पैनलिस्ट को और आपके श्रोता और दर्शकों को एक टास्क देता हूं, और वो टास्क ये है, आप लोग ज्यादातर लोग घर के मुखिया हैं। अगर आपके घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या आप मसूरी नैनीताल घूमने जाएंगे? अगर आप एक बाग के माली हों और आपके बाग में आग लगी हो तो आप क्या घूमने दूसरे शहर में जाएंगे? देखिए, इस समय मोदी जी के सामने एक बहुत बड़ा अवसर था। अगर वो बाइडेन साहब को ये कह देते कि बाइडेन साहब आपके पास मुझे आना था क्योंकि मेरे देश के एक राज्य में, सीमावर्ती राज्य में आग लगी हुई है, इसलिए मैं असमर्थ हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी प्राथमिकता अपने देश के अंदर आग को बुझा। मोदी जी की प्रतिष्ठा जब मणिपुर में है, कोल्हापुर में स्थिति है, पुरौला के अंदर यह स्थिति है, उस समय एक जिम्मेदार व्यक्ति जो घर का मुखिया है, जो बाग का माली है, उसके बाग में उजड़ रहा है एक उद्यान और वो दूसरे शहर में सैर सपाटा करने जाए, हथियार खरीदने जाए। आप किसके लिए हथियार खरीद रहे हैं? आपके मणिपुर में दो धार्मिक संप्रदाय एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें ताने खड़े हैं। इस समय देश की प्राथमिकता है अपने देश के किनारे में लगी हुई आग को बुझाना। जितनी फायर ब्रिगेड्स हैं देश के अंदर, जितने जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो अखिल स्वामी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे राहुल गांधी हो या मोदी जी हो, और मोदी जी क्योंकि देश के मुखिया हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, सबसे पहला उत्तरदायित्व तो उनके ऊपर है। इस समय कोई सैर सपाटा न करें, इस समय कोई चुनाव रणनीति न बनाएं, किसी देश में, किसी प्रदेश में जाके चुनाव की बात न करें। सबसे पहले मणिपुर की लगी हुई आग को बुझाएं। अगर नहीं बुझाते हैं, आप गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप अब घूमने को, घुमक्कड़ी को और सैर सपाटे को ज्यादा महत्व देते हैं। अपने देश की आग लगी हुई को बुझाना आपकी प्राथमिकता में नहीं है। आप मेरी नजरों से गिर गए हैं, वो सारे लोग मेरी नजरों से गिर गए हैं जो मणिपुर को अपनी शीर्ष प्राथमिकता में नहीं रखते। राजीव जी, मणिपुर को प्राथमिकता में क्यों नहीं रखते हैं? उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी जो है वो कई लोगों को बहुत सारे प्रश्न उनके सामने खड़ी करती हैं कि आखिर क्यों चुप हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो अभी कह रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आग अगर घर में लगी हो तो आप नैनीताल घूमने नहीं जाएंगे, आप पहले आग बुझाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं अमेरिका, और अमेरिका ही नहीं, अब तो एक और भी देश जुड़ गया है, वो है इजिप्ट। वहाँ भी जा रहे हैं, कायरो, वहाँ मिलेंगे। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 9 साल में पहली बार जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक रिकॉर्ड तो कायम करना ही है। बीच में 2 साल का गैप हो गया था कोरोना के कारण, तो वो एक रिकॉर्ड नहीं तो अब तक बन गया रहता, सबसे ज़्यादा विदेश यात्रा का। खैर, आना चाहता हूँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, जरा इस बात को पटना से फिर चले पटना हम, और पटना को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि चलिए मान लिया ममता बनर्जी भी आ रही हैं, मान लिया कि अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, मान लिया कि इधर मायावती जी आए ना आए, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। तो ये सब आ रहे हैं, लेकिन क्या लगता है, ये तो इन लोगों का मन तो मिलता नहीं है। एक मत कैसे होंगे ये? और एक मत हो भी जाएं तो क्या 2024 तक ये टिके रह पाएंगे? या उन राज्यों के, थोड़ा सा विश्लेषण उस हिसाब से करने की कोशिश करते हैं हम, उन राज्यों के लोग ही मिलेंगे जहां जहां अभी विधानसभा चुनाव नहीं है। इस एंगल से भी देखा जाए, जहां चुनाव हो गए और अगला चुनाव विधानसभा का 2024 के बाद होंगे, इसलिए ये मिल रहे हैं। लेकिन इससे जो और मिलकर अगर चुनाव लड़ भी लेते हैं, कई सवाल हैं जो रखना चाहता हूं, और आप तमाम हमारे पैनलिस्ट साथी आप उस पर खुल करके इस पर बात कीजिए कि चलिए मान भी लिया कि सब एक साथ हो गए, ममता बनर्जी भी आ गई, लेकिन उसके बाद जब वहां विधानसभा चुनाव होगा तो क्या ये साथ साथ रहेंगे? या अखिलेश यादव भी आ गए और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा तो क्या साथ रहेंगे? ये साथ कब तक आगे रहेगा? और यही मान करके बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता जो हैं वो कहते हैं कि ये चल ही नहीं पाएगी, ये जो इनका जो गठबंधन है ये चल ही नहीं पाएगा। ऐसा लगता है क्या आपको भी? राजीव जी,
फिलहाल राजनीति में सबसे बड़ा परिवर्तन, कांग्रेस की राजनीति में बड़ा परिवर्तन यह आया है कि कांग्रेस पहली बार ऑफेंसिव हुई है। अब तक कांग्रेस डिफेंसिव रहती है, हमेशा राजनीति में कभी अग्रेसिव नहीं रही, आक्रामक नहीं रही। और आक्रामकता जो है वो कई बार बहुत जरूरी होती है। जैसे 2500 साल पहले चीन के एक बड़े विद्वान सुन त्सू ने लिखा था कि लड़ाई में अगर आप आक्रामक हैं तो समझिए कि आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप बचाव की मुद्रा में हैं मतलब आप लड़ाई से बचना चाहते हैं। राजनीति में अगर आप आक्रामक हैं तो यहीं पर कांग्रेस की पहली जीत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में क्या खास, मुझे लगा कि पहली बार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आक्रामक मुद्रा में रही और उस आक्रामक मुद्रा का नतीजा देखा हिमाचल में, कर्नाटक में। ये सारी चीजें जो हो रही हैं अभी इस देश में, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, दुर्भाग्य से हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो बीजेपी का प्रधानमंत्री, जिस व्यक्ति को पूरे भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए वो एक पार्टी का प्रधानमंत्री बन गया है। वरना ऐसा नहीं होता कि 6 हफ्ते से मणिपुर जल रहा है, 6 हफ्ते में 253 से ज्यादा चर्च जला दिए गए, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 150 से ज्यादा गांवों में 4500 5000 घर जला दिए गए, लगभग 50,000 लोग बेघर हो गए। ये कोई छोटी मोटी घटना है। एक व्यक्ति की मौत भी अगर इस तरह के दंगों में होती है तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जिम्मेदार होते हैं। और प्रधानमंत्री अगर के पास वक्त नहीं था मणिपुर जाने का तो प्रधानमंत्री को जाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री को तो निर्देश देना है कि हम ये चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो। प्रधानमंत्री किस लिए है आप मन की बात करने के लिए तो प्रधानमंत्री बने नहीं है। प्रधानमंत्री बने इस देश की समस्याओं को हल करने के लिए, और वो समस्या हल करने में आप अभी हिला हवाला कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जानेंगे कि वे बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उस दिन उनकी भूमिका अलग होगी। और यही कांग्रेस की लड़ाई है। जो राहुल गांधी किसी पद पर नहीं है, लेकिन जो राहुल गांधी पूरे देश की चिंता करते हैं, अल्पसंख्यकों की चिंता कर रहे हैं, दलितों की, पिछड़ों की, बेरोजगारों की, जोमेटो के डिलीवरी बॉय की, ऑटो रिक्शा वालों की, ट्रक ड्राइवरों की, सबकी चिंता कर रहे हैं, वो काम तो प्रधानमंत्री का है। ये काम तो सरकार का है, देखना कि समाज का कोई वर्ग उपेक्षित न रहे। तो वहां ये एक सबसे बड़ी कमजोरी हमारे इस देश के सामने आई है कि प्रधानमंत्री के रूप में हमने एक ऐसा व्यक्ति है हमारे साथ जो केवल मन की बात करता है। तो मन की बात से आगे हटकर जन की बात करे, जन के काम करे। मणिपुर जाने की जरूरत प्रधानमंत्री को कभी ही नहीं थी। वो अपना प्रतिनिधिमंडल भेजते, वो अपने ऑफिस को निर्देश देते कि ये काम करिए। मनमोहन सिंह जी भी 18 घंटे काम करते थे लेकिन बयान नहीं देते थे, और उनके काम हमने देखे कि किस तरह जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी, चौपट हो चुकी थी, उस वक्त भारत ने जो आर्थिक विकास की दर प्राप्त की, वो विकास की दर हम पिछले 9 वर्षों में 1 साल भी नहीं पा पाए। तो ये बड़ी विचित्र बात है कि हम इतनी बातें करते हैं, कर्जे में देश डूबा है, हमें चिंता नहीं है, हमें शॉपिंग से फुर्सत नहीं है। कहीं हथियार खरीदने जा रहे हैं, कहीं बुलेट ट्रेन के शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो कहीं ड्रोन की शॉपिंग करने। तो शॉपिंग से फुर्सत लीजिए प्रधानमंत्री जी, और देखिए देश में क्या हो रहा है। जब आप कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी एक है तो मणिपुर कोई दूसरे देश का हिस्सा नहीं है, वहां सोचना चाहिए। तो इन सब बातों पे फैसला होगा। एक बात जो अंक आपने बताया था राजीव जी, लगभग 250 का, उसमें आप उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जोड़ लीजिए इस बार, क्योंकि ये बात तय मानी है कि कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब जागरूक हो चुके हैं। इन सबको पता चल चुका है कि यूपी के बिना दिल्ली, लखनऊ के बिना दिल्ली नहीं जाया जा सकता। तो ये सारी पार्टियां अब वाया लखनऊ दिल्ली जाएंगी, और ये बात, इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, वे कोई अनंत काल तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। वे प्रधानमंत्री की दौड़ में न थे, न हैं, न उन्हें कोई आने देगा, ये भी तय है। लेकिन इस देश में कांग्रेस ये समझ चुकी है कि दिल्ली जाने के लिए लखनऊ जाना जरूरी है और पटना जाना जरूरी है। राजीव जी, दिल्ली जाने के लिए लखनऊ और पटना जाना जरूरी है अभी, लेकिन पटना जाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पटना में विपक्षी दल जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं, और क्या वहां से दिल्ली का रास्ता खुलेगा
उन दलों के लिए जो बहुत समय से दिल्ली की तरफ उस कुर्सी की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं, बहुत हैं। और यहाँ ये बात भी लगातार पूछी जाती है प्रशांत टंडन जी कि नेता कौन होगा। ये सवाल बार बार अखिलेश यादव से भी पूछा जा रहा था कि तो क्या आप होंगे प्रधानमंत्री पद के दावेदार, नीतीश कुमार से पूछा जाता है आप होंगे, और ऐसे में ही घेरने की कोशिश हो रही है लगातार। अंदर खाने में चल क्या रहा है इसकी बात न करके नेता और प्रधानमंत्री को कौन चुनौती देगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री की चुनौती की बात आती है तो देखिए आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस और बीजेपी को दिखाया जा रहा है, और साफ हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कोई चुनौती दे रहा है तो राहुल गांधी हैं। तो क्या माना जाए, जो राहुल गांधी के ऊपर केस चल रहा है, बहुत कुछ अभी सामने नहीं है, आने वाले समय में वो चुनाव लड़ भी पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, बहुत सारे सवाल अभी हैं भविष्य के गर्त में। लेकिन उससे पहले जब विपक्षी एकता की बात आती है तो यहाँ राहुल गांधी सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। तो 23 तारीख के बाद हम क्या कुछ देखने जा रहे हैं, जरा आपका नजरिया इस पे कि बहुत दिनों से एक ये था, एक मीटिंग जो अवेटेड मीटिंग जिसको कहते हैं, उसका इंतजार था और अब वो इंतजार की घड़ी समापन की ओर है, समाप्त होने वाली है। ऐसे में नीतीश कुमार का रोल, ऐसे में शरद पवार का रोल, ऐसे में राहुल गांधी का रोल, ऐसे में ममता बनर्जी का रोल, और इसमें से कई हैं जो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी की तरफ भी देख रहे हैं। तो लगता है कि इनमें लड़ाई भी होगी। राजीव जी, सत्ता में कोई कीर्तन मंडली में तो आया नहीं है, तो सत्ता तक पहुंचना सबका उद्देश्य है। लेकिन आप अगर ये देखिए भारत की राजनीति को, और खासकर 1977 के बाद के चुनाव को, जब से मल्टी पार्टी चुनाव होना भारत में शुरू हुए, तब से आज तक देखिए आप, कभी भी जब भी कोई बड़ा सरकार, स्थापित सरकार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके सामने कोई नेता नहीं था। वीपी सिंह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे, देवेगौड़ा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे 2004 में। तो और बीजेपी में भी वाजपेयी और अडवाणी के बीच में बहुत क्लैरिटी नहीं थी शुरुआत में। अडवाणी जी पेंग मारते रहते थे और मीडिया में अपनी खबरें भी प्लांट करवाते रहते थे। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ये सवाल नहीं रहे हैं, बीजेपी में ये सवाल दोबारा हो सकता है कि 2024 के पहले भी आए कि क्या बीजेपी का कोई मोदी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन वो बीजेपी की बात है। देखिए राजीव जी, पटना में जो होने जा रहा है वो बहुत ऐतिहासिक है। जैसा शकील जी ने कहा, बाकी मित्रों ने कहा कि एक बड़ी चीज पटना से निकल के ये आएगी कि देश में कोई अब थर्ड फ्रंट नहीं होगा। तो दो फ्रंट के बीच में लड़ाई है, और वो दो फ्रंट कौन कौन से है? कॉरपोरेट सरकारी मशीनरी मीडिया का एक फ्रंट है, और लोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय की शक्तियों का दूसरा फ्रंट है। ये दो फ्रंट हैं। जनता को इनके बीच में फैसला करना है कि क्या जनता अडानी जी के पक्ष में है या नौकरियों के पक्ष में है। क्या जनता झूठ और नफरत फैलाने वाले मीडिया के पक्ष में है या सामाजिक न्याय के पक्ष में है। ये बड़ा एक लाइन, बड़ी लाइन तो यहाँ पे वैचारिक लाइन खींचेगी। जो इंडिया और भारत का जो फर्क है वो इस गठबंधन और नरेंद्र मोदी के गठबंधन में दिखाई देगा। नरेंद्र मोदी इस वक्त कोई सामाजिक गठबंधन लीड नहीं कर रहे हैं। लीड कर रहे होते तो उनका एनडीए बहुत बड़ा होता। एक और बहुत मतलब जो आश्चर्यजनक बात है, जो बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे भी पटना आ रहे हैं। ये बड़ी अप्रत्याशित है क्योंकि ठाकरे परिवार आमतौर पर कहीं जाता नहीं है। 77 के बाद बाल ठाकरे दिल्ली एक बार भी नहीं आए अपने जीवित रहते हुए।
आखिरी बार 77 में ही आए थे। तो ठाकरे परिवार भी दिल्ली आता नहीं है या पटना नहीं जाता है या महाराष्ट्र के बाहर कम जाते हैं। वो उनका आना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है राजीव जी। देखिए बीजेपी की परेशानी कहां शुरू होगी। वो 330 सीटें हैं जिनका अभी आप चर्चा कर रहे थे, जो उत्तर भारत और पश्चिम भारत की सीटें हैं। पश्चिम भारत के इनके गठबंधन में डेंट लग चुका है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है कोई। तो और उसके बाद पटना में डेंट लग चुका है नीतीश कुमार के बाहर निकलने के बाद। अकाली दल अभी आपके साथ है नहीं। तो उत्तर भारत में बीजेपी का ये जो 330 सीटें, जिसमें 298 सीटें 298 सीटें यहीं से आई थी, इतना बड़ा स्ट्राइक रेट, अगर इसमें डेंट लगता है तो बीजेपी के पास कोई दूसरा भूगोल नहीं है उसको रिपेयर करने का या उसको उसकी भरपाई करने का। और ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक बीजेपी और आरएसएस की तरफ से हुई है कि वो दक्षिण नहीं गए। मणिपुर अगर वो नहीं जा रहे मोदी साहब, उसका पॉलिटिकल खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और दूसरा उनको खामियाजा भुगतना ये पड़ेगा कि बहुत सारे जो बुद्धिजीवी या इन्फ्लुएंसर्स मोदी जी के पक्ष में जो लेख लिखते हैं बड़े बड़े, वो इनका मणिपुर में न जाने की वजह से बहुत पक्ष नहीं ले पाएंगे। एक नैतिक दबाव उनके ऊपर भी है कि देश जब 100 से ऊपर लोगों की मौतें हो चुकी हैं, चर्च जल चुके हैं 100 से ऊपर, और जाति हिंसा वहां पे चल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, और आपका एक बयान तक नहीं आया। इतना इनसेंसिटिव प्रधानमंत्री पहले तो कभी देखा ही नहीं। तो खैर, तो जो चुनौती है इनको वो नॉर्थ इंडिया से आ रही है। और नॉर्थ इंडिया में अगर जाति जनगणना का मामला उठेगा, सामाजिक न्याय का मामला उठेगा, नौकरियों का मामला उठेगा, अगर ये सब मामले उठेंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला रहेगा, अगर ये सब मामले उठेंगे तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी और मोदी साहब के लिए होगी। एक बात। दूसरी बात की देखिए, ये केवल संख्या की बात नहीं होगी, ये जो कलेक्टिव वॉइस है भारत के लोगों की, उनके पीछे जनाधार है, जो सामाजिक समूह है, ये उनकी आवाज जब एक होकर आएगी तो बहुत दूर तक जाएगी वो आवाज। तो यहां से पटना से मुझे लगता है कि जिसको हम कहेंगे कि काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तो पटना की बैठक के बाद से सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का काउंटडाउन चालू होगा। राजीव, आपको भी लगता है क्या शकील अख्तर जी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और पटना गवाह रहा है 1974 इमरजेंसी के बाद जो कुछ हुआ, और उसके बाद अब एक परिस्थितियां वैसी ही दिखाई दे रही हैं, विपक्षी दल जैसा कह रहे हैं। आम जनता से बात कीजिए तो मिक्स प्रतिक्रिया, लेकिन अब कई लोग कहने लगे हैं कि वो परेशानी में हैं, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम बातों पर चर्चा होती है, और हम लोग भी कई बातें देख ही रहे हैं। लग रहा है आपको भी कि यहाँ से एक अलग तस्वीर नजर आएगी आने वाले समय में, जो चुनौती दे, सीधी चुनौती, सीधे मोदी को, मोदी के करिश्मे को, और साथ साथ जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको। देखिए राजीव जी, एक बात जो राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि झूठ की जो कहानी है, झूठ जो है वो हमेशा नहीं चल सकता। आप ये देखिए कि झूठ को गढ़ने के लिए, झूठ को बताने के लिए ये लोग कैसी कैसी कहानियां गढ़ते हैं। अभी जब ये एक बड़ा समुद्री तूफान आया तो उसके बाद हमारे गृह मंत्री ने ये कहा कि देखिए हमारी व्यवस्थाएं ऐसी थी, मोदी जी की व्यवस्थाएं ऐसी थी कि एक भी आदमी नहीं मरा। जी। अब ये लोग जीने और मरने का क्लेम करने लगे।
अरे भाई 70 साल में भारत की व्यवस्थाएं, भारत के सुरक्षा बल ये इस तरह के बने हैं कि इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई राजनीतिक दल या कोई सरकार कुछ नहीं करती है। अगर आप इस तरह के श्रेय लेंगे तो ये हमारा जो प्रशासन है, हमारे जो सुरक्षा बल हैं, उनके काम को कम करना है। और आश्चर्य की बात है कि आप मौतों पे कंट्रोल करने का दावा कर रहे हैं। अरे मौतों पे कंट्रोल अगर आप कर सकते हैं तो मणिपुर में कर लीजिए जनाब। मणिपुर में स्थिति इतनी गंभीर है कि एक जातीय समूह दूसरे जातीय समूह में विश्वास नहीं कर रहा है। उनके अफसर जो हैं वो अपने जातीय समूह के साथ रह रहे हैं और दूसरे जातीय समूह के अफसर उनके साथ रह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री का मकान जलाया जा रहा है, बीजेपी के नेताओं के मकान जलाए जा रहे हैं। आप मौतों पे कंट्रोल वहां कर लीजिए। दूसरी बात जो और गंभीर है, मतलब ये सारी चीजें ऐसी हैं, सतपाल मलिक का भी जिक्र कर रहे थे। सतपाल मलिक ने कहा हम 2019 का भी जिक्र करते हैं। पुलवामा की मौतों पर आज भी संदेह के बादल है। हमारे देश के जवान वहां शहीद हुए हैं। सतपाल मलिक ये कहते हैं, सतपाल मलिक की बात है और आपके चैनल पे उन्होंने कहा, और प्रशांत टंडन जी का वो इंटरव्यू था कि मैंने कहा, लेकिन उनके लिए जहाज मुहैया नहीं कराए गए, उन्हें सड़क मार्ग से जाने के लिए मजबूर किया गया। तो मौतों की अगर आप बात कर रहे हैं श्रीमान जी, तो मौतों को वहां कंट्रोल कर लेते। हमारे 40 जवान देश के बेशकीमती, और जिनके परिवार है, माँ हैं, बाप है, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे हैं, वो नहीं जाते। आप मतलब इतना आश्चर्यजनक हमें लगता है कि जब ये बात कही गई कि हमने कोई मौत नहीं होने दी, न कोई घुसा है न कोई है। 20 हमारे जवान गलवा लद्दाख में शहीद हो गए थे जी। आप का उसके बाद बयान आता है कोई घुसा ही नहीं है, कोई है ही नहीं। वो हमारे 20 जवान वहां चले गए और आज भी उसको सारे उनके परिवार वाले और पूरा देश उनको याद करता है। वहां हम मौत को कंट्रोल करना खैर सीमाओं पे बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम उसके प्रति एक संवेदना भी नहीं दिखा पाए और हम ये बयान दे रहे हैं कोई घुसा ही नहीं। अरे कोई घुसा नहीं है तो भाई कैसे आके मार गया हमारे यहाँ आके। तो देखिए ये झूठ की जो कहानी है वो कहानी 23 तारीख के बाद खत्म होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, और वो कैसे होगी कि जैसा कि हमने पहले भी कहा कि एक नैरेटिव के खिलाफ जब बड़ा नैरेटिव बनता है, ये 9 साल से देश में सिर्फ कहानी चल रही है। बेरोजगारी पे कोई अंकुश नहीं है, मगर आप देखते हैं कि रोजगार के अपॉइंटमेंट लेटर बांटे जाते हैं। 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष नौकरियों का वादा किया था, और कल राहुल गांधी ने कहा कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसकी सारी नौकरियां खत्म हो गई। रेलवे का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ 1200 में, कारण सबने कहा रेलवे में रिक्तियां, खाली पद पड़े हुए हैं, भर्तियां नहीं हो रही हैं। एक एक आदमी को इतना काम करना पड़ रहा है जो 3 और 4 आदमियों का काम है। आप उसकी कौन सी जांच करवा रहे हैं? सीबीआई। आंतरिक जांच ये होना चाहिए कि रेलवे में रिक्तियां कितनी है और उन्हें क्यों नहीं भर रहे आप। तो ये जो सारी की सारी आप झूठी कहानियां गढ़ते हैं, वो कहानियां 23 तारीख को इसलिए खत्म हो जाना चाहिए। एक बड़ा नैरेटिव बनेगा कि झूठ के खिलाफ एक सच की ताकत खड़ी हो गई है, और यही वो एक नैरेटिव है जो जनता को विश्वास दिलाएगा कि हाँ मोदी जी को कोई हरा सकता है। आज नैरेटिव क्या है? मोदी जी के सामने कौन? मोदी जी को कौन हरा सकता है? आएगा तो मोदी ही, मोदी है तो मुमकिन है। तो 23 तारीख को वहां से सारे विपक्षी दल ये कहेंगे कि हम हैं। देश के नागरिकों, गरीब लोगों, दलितों, पिछड़ों, कमजोर वर्ग के लोगों, परेशान मत हो, तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे मतभेद हैं, हम लोगों के बीच बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन आज देश की स्थिति ऐसी है कि हमको सबको साथ आके यहां पटना में खड़े होना पड़ा है, और हम 2024 तक आपकी लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि नेता कौन बनेगा। 2024 के बाद चुनाव के नतीजे आने के बाद सारे फैसले हो जाएंगे, बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं। ये तो बहुत छोटा फैसला है। सबको मालूम है कि जो मुख्य चीज है उसको हमें हटाना है, उसके बाद कैसे बनाना है ये उसके बाद का फैसला होता है। वो सारा का सारा फैसला हो जाएगा। न जनता इसको लेकर चिंतित है, सिर्फ हमारा जो मीडिया है, गोदी मीडिया है,
वही ये सारे के सारे भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है, वही सबसे ज्यादा घबराया हुआ है। कई बार तो हमें लगता है कि बीजेपी से ज्यादा हमारे गोदी मीडिया के अंदर हताशा है, वो ज्यादा अफवाहें फैलाता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो आज जो है जनता अब इन चीजों में नहीं आएगी। गोदी मीडिया को भी एक बहुत बड़ा सेटबैक लगने वाला है 23 तारीख को। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसे इन खबरों को दिखाना पड़ेगा, जनता मांग करेगी, जनता कहेगी, और नहीं अगर वो दिखाएंगे तो आपके जैसे चैनल हैं वो जनता देखेगी। और ये विपक्षी दलों की भी जिम्मेदारी है और ये कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि आप जैसे चैनल जो हैं, जो इस बात को उठा रहे हैं, बता रहे हैं, आप किसकी बात करते हैं? जनता की तो बात करते हैं आप, डेमोक्रेसी की तो आप बात करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं की तो बात करते हैं, भारतीय संविधान में जो लिखा है उसी की तो बात करते हैं। तो उस आवाज को अगर कांग्रेस उठा रही है, उसको विपक्षी दल उठा रहे हैं, तो उन्हें देखना पड़ेगा कि हमारी आवाज को बल देने वाले कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने को समस्या में डाल के, परेशानियों में डाल के भी वो अलग जगा रहे हैं, वो साथ में आके खड़े हैं। तो आपको और सबको मिलके ये लड़ाई साथ ही लड़ना होगी। मीडिया साथ आएगा, मीडिया में आप जैसे लोग साथ आएंगे, गोदी मीडिया का एक हिस्सा भी टूटेगा और वो भी साथ आएगा। और 23 जून की सबसे बड़ी सफलता ये होगी कि मोदी के खिलाफ या देश के लोकतंत्र को खत्म करने वाले और लोगों के खिलाफ एक बड़ी ताकत सामने आएगी। जी शकील अख्तर जी, अमूमन ये देखा जाता है कि कमजोर जो होते हैं वही सत्ता पक्ष के साथ चले जाते हैं। तो जैसे ही दूसरा पक्ष मजबूत होगा वो उधर से टूट के इधर आएंगे, और जो जिस गोदी मीडिया की आप बात कर रहे हैं वो भी टूटेंगे और बहुत बुरी तरह टूटेंगे, क्योंकि उनको पता है, अंदर खाने ये जरूर पता है, हम और आप